शुरू। नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता खंडेलवाल। आप सबका स्वागत है DICS के इस चैनल पर। और इस हफ्ते के लगातार जो न्यूज़ चल रहे हैं वही हमें देखना है। सो लेट्स सी द टॉपिक्स फॉर दिस वीक विच आई फील द इम्पॉर्टेंट वन। पहले है तो चाइना और रशिया का रिलेशनशिप, अगर आप देखोगे। एंड दूसरा आपका इधर है जो है रिस्टोरेशन ऑफ JCPOA, जकोपा जिसे बोलते हैं। तीसरा है हरियाणा कैबिनेट नॉट फॉर एंटी कन्वर्जन बिल। चौथा है ऑपरेशन आहट। पांचवा है सेस 2.0। छठा है प्रिविलेज मोशन। सातवां है आपका रिवाइविंग द केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। एंड आठवां है प्रिलिम सीरीज। हम एक बाय एक देखेंगे सब क्या है। सबसे पहले हम चलते चाइना रशिया रिलेशनशिप की तरफ, ठीक है। चाइना रशिया रिलेशनशिप की बात करें तो वी हैव सीन राइट नाउ इन आवर प्रीवियस लेक्चर कि किस तरीके से रशिया के अंदर थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, रशिया एंड यूक्रेन एंड US। सो वहीं से शुरुआत आपकी कहीं ना कहीं चाइना रशिया की रिलेशनशिप की कैसे शुरू होती है। बिहाइंड द बैकग्राउंड हम फिर से एक बार रिकैप देख लेते हैं क्या प्रेजेंट सिनेरियो है, ठीक है। नाउ मैंने बोला था कि रशिया के अंदर उससे पहले क्या था, सोवियत यूनियन USSR एंड US बाइपोलर वर्ल्ड था, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड विद टाइम गोइंग ऑन, USSR के अंदर मिखाइल गोर्बाचोव, मिखाइल ने बेसिकली उन्होंने रिफॉर्म्स USSR के अंदर शुरू किए थे। अब वो रिफॉर्म्स क्या थे? वो रिफॉर्म्स दो थे, एक तो ट्रांसपेरेंसी और दूसरा है रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि USSR कहीं ना कहीं आयरन कर्टेन की तरह माना जाता था। सिस्टम्स बहुत ही रेड टेपिज्म, करप्शन हाई लेवल पे था, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। अब वही रिफॉर्म के चक्कर में USSR ब्रेक डाउन हो चुका था, ठीक है। एंड उसके ब्रेक डाउन की वजह से USSR की जो रशिया है जो नया बना था वो कंटिन्यू करा उसको, बट बाकी के जो रिपब्लिक नेशन थे वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो गए और एक नई कंट्री फॉर्म हुई और उसी में यूक्रेन फॉर्म हुआ था, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड विथ नाटो अलायंस जो इतना स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे थे नाटो, एंड यूक्रेन उसका मेंबर बनना चाहता था। वहीं से ये ट्रिगर पॉइंट शुरू हुआ था रशिया का, ठीक है। एंड 2013 के आसपास जब ये इशू चल रहा था तभी क्रीमिया को 2014 में रशिया ने अनेक्स कर दिया था। एंड इसके चलते हर जगह पे रशिया पे सैंक्शन डाले गए थे। US, EU, ऑस्ट्रेलिया, हर एक कंट्री ने रशिया के ऊपर सैंक्शन डाले थे, इंडिया के अलावा, ठीक है। मेजरली कौन सी कंट्रीज होगी? डेवलप कंट्री, G7, जो G8 था वो G7 हो गया, रशिया को निकाल दिया गया। एंड बिकॉज इतने हाई इकोनॉमिक सैंक्शंस लग के रशिया की इकोनॉमी ट्रम्बल होगी। सैंक्शन इसलिए रखा था कि रशिया ट्रम्बल हो। एट दैट टाइम रशिया सीन चाइना अगेन। ऐसा नहीं था कि चाइना और रशिया का रिलेशनशिप पहले नहीं था, उस वक्त बना, पहले था, बट कैसा था वही हमें अभी देखना है। एंड वहाँ से जो अभी आफ्टर क्रीमिया अनेक्सेशन जो रशिया और चाइना का रिलेशनशिप और अलायंस जो शुरू हुआ है, किस बेसिस पे है, कितने दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, क्या डिफरेंसेस है, वही हमें आज देखना है, ठीक है ना। बात करते आज के जो टॉपिक है रशिया चाइना। बेसिकली जो ये नाटो का स्प्रेड हो रहा है, कहीं ना कहीं चाइना US की हेजेमनी को क्वेश्चन करना चाहता है, ठीक है। एंड उसके चलते जब दो का दुश्मन एक ही है तो फिर दोनों यार तो बनेंगे, राइट। बोथ हैव सेम एनिमी US, एंड दैट्स द रीज़न दोनों ने काउंटर पार्ट अपने आप एक दूसरे को सपोर्ट के लिए किया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट, यू कैन सी द स्टेटमेंट जी एंड व्लादिमीर पुतिन ने क्या बोला है, दैट वी हैव लाइंग द कोर इंटरेस्ट विच इज इंटरनेशनल इक्विटी एंड जस्टिस। सब एक है और इंटरनेशनल जस्टिस मिलना चाहिए। किसी का भी इंटरनल हमारे मैटर्स में क्वेश्चन या अफेयर्स, हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरप्शन नहीं करना चाहिए। ये स्टेटमेंट दोनों की ने जारी की थी। अब उसी स्टेटमेंट से हमें समझना है कि क्या रशिया और चाइना के कैसे रिलेशनशिप है, कैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सो यू कैन सी
China and Russia romance over here. He's the Jack. Now, the topic is important to your GS2 IR and we can see the dimensions of the article. सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड रशिया रिलेशनशिप. सेकेंड, आगे चलते हम देखेंगे कि दोनों के इंटरेस्ट अगेंस्ट यूएस क्या है. थर्ड, क्या दोनों के डिफरेंस इंटरेस्ट है. दोनों सेम सोचते हैं ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न साथ में आए, बट इंटरेस्ट दोनों के अलग है. एंड वहीं चलते इंडिया का क्या स्टैंड है इस सिलसिले के अंदर, इंडिया क्या देख रहा है, चाइना का क्या इंटरेस्ट है बेसिकली, ठीक है, इस जो पूरे क्या बोलते हैं मुद्दे के ऊपर किस तरीके से चाइना ने अपना इंटरेस्ट जारी रखा है, व्हाट ही इज़ ऑब्जर्विंग फ्रॉम ऑल दिस सर्टेन इंटरनेशनल प्लेथोरा विच इज़ गोइंग राइट नाउ. एंड वहाँ से हम देखेंगे RIC, क्यों RIC फॉर्म हुआ, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, यही सारी डायमेंशंस को कवर करते हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है. सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं चाइना और रशिया रिलेशनशिप की, तो दोनों के रिलेशनशिप फ्रॉस्टी थे, दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हाई लेवल की नहीं थी. नाउ व्हाट हैपन अहेड, क्या होता है आगे. बेसिकली जब यही पर्सन है मिखाइल गोर्बाचेव, जिनके रिफॉर्म्स की वजह से USSR का इशू हुआ था. USSR एंड चाइना के वॉर्स भी हुए हैं एंड दोनों के बॉर्डर इश्यूज के वजह से कहीं ना कहीं डिस्ट्रस्ट था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं थी. दो both are having similar ideology but difference in their approach and style, and उसी के वजह से कुछ इतना खास रिलेशनशिप बन नहीं रहा था. बट मिखाइल ने जब रिफॉर्म्स किए तब उन्हें लगा कि इट इज़ नेसेसरी कि हम चाइना को साथ लेके चले, ठीक है. एट दैट टाइम ही फर्स्ट टाइम विजिटेड इन चाइना, ठीक है, और वहाँ पे उनके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहा था, बट कुछ ऐसा उन्होंने बोला नहीं कि वहाँ के होस्ट जो हमारे डेंग जियाओपिंग थे उस वक्त उन्हें गुस्सा आ जाए. एंड दोनों ने मिलके फिर एक जारी किया स्टेटमेंट दैट वी विल म्यूचुअली रिस्पेक्ट ईच अदर सोवरेनिटी, इंटरनल अफेयर में हम इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है. सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू होने की तादार होती है, थोड़ा बहुत. बट आफ्टर दैट व्हाट वी हैव सीन कि 1990s के बाद से जो रिफॉर्म्स हमारे हुए थे यहाँ पे शुरू, और उसी की वजह से USSR रहा नहीं, रशिया सिर्फ रहा और बाकी के सब टूट गए थे. एंड कहीं ना कहीं रशिया को था कि देयर इज़ एन इन्फ्लुएंस इन दी प्रीवियस रिपब्लिक नेशन, जो आपके कजाक सेंट्रल एशिया है, ईस्टर्न यूरोपियन की थोड़ी कंट्रीज़ है, एंड चाइना इज़ ऑल्सो देयर. सो और प्लस लगा कि अभी तो यार US ने हमारी तो अच्छे से ले ली है, सो व्हाट वी कैन डू हियर. दे हैव सीन कि व्लादिमीर पुतिन आपके जाते हैं चाइना, ठीक है, बिकॉज ऑफ USSR जो टूट चुका था, तो इकोनॉमिक टर्बुलेंस जो USSR के अंदर शुरू हुआ था जब टूटने के बाद रशिया बना था, इट वॉज एट दैट टाइम इट वॉज नेसेसरी कि कुछ एक अलायंस की ज़रूरत है. दो नेचुरल अलायंस नहीं था, ज़रूरत का अलायंस था, ठीक है. नेचुरल अलायंस रशिया और चाइना का कभी है ही नहीं, दोनों के इंटरेस्ट अलग है. एंड दैट टाइम ही वेंट देयर एंड वहाँ से ही आपका चाइना की तरफ से जब शुरू होता है एक नई ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, जहाँ पे बोला जाता है नेबरहुड फ्रेंडशिप बेसिस के हम नेबर है, हमारी खुद की जो इश्यूज़ है उसको साथ में मिलके टिकल आउट करेगी. बिकॉज एट दैट टाइम जब USSR टूटा तो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जहाँ पे कहीं ना कहीं टर्बुलेंस चल रहा था, सेपरेटिज्म मूवमेंट्स चल रही थी, ठीक है, टेररिज्म की ब्रीडिंग ग्राउंड्स थे एंड ओपियम. सो चाइना को भी ज़रूरत थी रशिया की टू टेकल आउट दिस इशू, एंड वहीं से आगे जाके आपका SCO की शुरुआत भी होती है, ठीक है. नाउ अगर हम देखें 2001 में ट्रीटी बनी थी और ये ट्रीटी में यही मेन था इकोनॉमिक एंड ट्रेड एंड मेजर डिफेंस के अंदर, ठीक है. और वही ट्रेड को आगे बढ़ा के इस बार वर्चुअल मीटिंग हुई है जहाँ पे दोनों के कोऑर्डिनेशन को इम्पॉर्टेंट रखा गया है. एंड तभी से आपने देखा होगा रशिया नेवर से एनीथिंग अगेंस्ट चाइना रिगार्डिंग ताइवान इशू. एंड सेम वे चाइना अभी फ़िलहाल जो स्टेटमेंट रिलीज़ हुई थी उसमें यूक्रेन का नाम मेंशन नहीं किया गया था. क्यों नहीं किया गया था? बिकॉज
चाइना हैज़ ऑल्सो इट्स ओन इंटरेस्ट, उनके भी स्टेक्स है, तो वो यूरोप को नाराज़ भी नहीं करना चाहता है, ठीक है। ट्रेड इकोनॉमी रशिया से कंपेयर में चाइना की यूरोप से ज़्यादा है ना। बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी शुरू तो हुआ था इन गोइंग बैक अगेन, जब यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था तभी से 2014 से रशिया मूव टूवर्ड चाइना, और वहाँ पे आपकी जो साइबेरियन पावर लाइन शुरू हुई थी गैस ट्रांसफॉर्म करने की, सबसे पहली डील जो अब जाके शुरू हो चुकी है। 25 आने वाले 30 साल तक रशिया गैस देने वाला है चाइना को। दूसरी अभी एक और पावर लाइन साइबेरिया 2 वो भी शुरू हो चुकी है, जो आने 10 बिलियन क्यूबिक मीटर तक का गैस दिया जाएगा, और उसमें पहले 38 बिलियन क्यूबिक मीटर का है, वो भी आने वाले 30 साल के अराउंड के टर्म्स एग्रीमेंट में फाइनल आउट हुआ है। प्लस रशिया ने अपना बॉर्डर ओपन कर दिया था उसके बाद आफ्टर क्रीमियन अफेयर, बिकॉज ऑफ सैंक्शन रशिया के पास कुछ और ऑप्शंस नहीं था, EU का भी सैंक्शंस आ चुका था, सो ही हैज़ ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ चाइना, एंड इसलिए उन्होंने अपने गेट्स चाइना के लिए ओपन आउट कर चुके थे, ठीक है। तो चाइना से काफ़ी इन्वेस्टमेंट रशिया के फार ईस्ट रीजन्स के अराउंड भी गया है, दैट्स द रीज़न इवन इंडिया इन्वेस्टेड इन दैट एरिया। वाई? बिकॉज रशिया भी जानता है कि चाइना पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते, नेचुरल अलाई नहीं है एक दूसरे के, ठीक है, दोनों के तरीके अलग है, एंड इसलिए रशिया चाहता है कि टू काउंटर दी चाइना इन्फ्लुएंस इंडिया भी हो। एंड आपने देखा होगा जितनी भी ग्रुपिंग है, बिकॉज ऑफ रशिया बैकिंग इंडिया का प्रेजेंस उस ग्रुपिंग में है ना। चलो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। मेजर कोऑपरेशन दोनों की कंट्री में देखे गए, तो एनर्जी की बात करें तो मैंने बोला एक पावरफुल डील जो साइन हुई थी साइबेरियन पावर ऑफ साइबेरियन पाइपलाइन, उसी डील के अंदर आने वाले 30 साल तक रशिया विल गोइंग टू सप्लाई गैस टू चाइना 38 बिलियन क्यूबिक मीटर, ये $400 बिलियन की डील साइन गई थी, और अभी रिसेंटली एक और पावर लाइन 2 शुरू होने में है। दूसरा अगर ट्रेड देखें आफ्टर 2016 कहीं ना कहीं ट्रेड एक्टिविटी दोनों के बीच में बढ़ी है, मेजरली डिफेंस बोल लो, ठीक है, एंड उसी के चलते हम देखेंगे $50 बिलियन से सीधा जंप हुआ है $147 बिलियन बिटवीन द ट्रेड। कनेक्टिविटी सी दोनों एक दूसरे की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने की कोशिश करें। रशिया इज सेइंग वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड चाइना इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन, जो रशिया का खुद का इनिशिएटिव है, एंड इंडिया कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। उसी के बेसिस में आपके नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट जो कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, थ्रू छाबार से कनेक्टिविटी करने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें रिलेटेड है। नाउ अगर हम देखें जियोपॉलिटिकल वे में कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो रशिया इज नेवर सेइंग ताइवान, वो हमेशा मानता है वन चाइना पॉलिसी, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ रशिया चाइना, एंड सेम वे चाइना इसलिए सपोर्ट कर रहा है रिसेंट इशू बिकॉज टू हैव अगेंस्ट द हेजेमनी ऑफ यूएस भी ताइवान के लिए स्टैंड पर है। सो अगर ये यूक्रेन के इशू में यूएस किस तरीके से एक्शन लेता है, रशिया चाइना वही देखना चाह रहा है, ठीक है ना। चाइना रशिया अगेंस्ट यूएस, दोनों दुश्मन का एक ही दुश्मन, मेजरली इसलिए दोनों दोस्त बन गए क्योंकि दुश्मन एक ही है, ठीक है। सो जो मैंने आपको बताया कि आफ्टर 2014 जिस तरीके से यूरोपियन सैंक्शंस और यूएस के सैंक्शंस रशिया पे रखे थे, और वहाँ से ही दोनों की अलायंस शुरू होती है, ब्रोमांस शुरू होता है, एंड किस तरीके से वो आगे जाता है वही देखना है। मेजरली हमने देखा कि दोनों के ट्रेड इंटरेस्ट कहीं ना कहीं थे, बट व्हाट अप्रोच दे हैव डिफरेंस। सी difference in their interest, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट दोनों की बात करें कि दोनों की स्टाइल अप्रोच करने की डिफरेंस है, स्टाइल दोनों का डिफरेंस है इन डिप्लोमेटिक रिलेशन, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें कि क्या दोनों का डिफरेंस है, सबसे पहले
दोनों का ट्रेड हमने देखा कितना है। रशिया के लिए चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर राइट नाउ, बट फॉर चाइना इट इज यूरोपियन कंट्रीज विच इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ईयू चाइना के लिए सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो अभी जो इशू चल रहा है, क्या चाइना इस अगर वॉर हुआ तो क्या चाइना पार्टिसिपेट करेगा? डेफिनेटली नो। रशिया से ज़्यादा इनका स्टेक इधर है, तो क्यों करेंगे वो लोग? ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस इंटरेस्ट है, तो एक और चीज़ इधर देखनी चाहिए कि एक और रशिया को प्रॉब्लम है नेगोशिएशन के अंदर। रशिया का ट्रेडिशनल अलायंस गैस सप्लाई करने के लिए है यूरोप कंट्रीज, ठीक है। 40% गैस यूरोप कंट्रीज में जाता है और अच्छा रेवेन्यू रशिया को मिलता है। और अगर रशिया चाइना की डील की बात करें तो रशिया नो कि चाइनीज पीपल आर वेरी हार्ड इन नेगोशिएशन, और कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बार्गेनिंग करके दे आर नॉट गेटिंग गुड रेवेन्यू ऑन दिस गैस सप्लाई देन दिस यूरोपियन कंट्रीज। सो इसलिए जो वो नॉर्थ स्ट्रीम्स जो बन रही है जर्मनी को देने के लिए, वो क्यों रशिया कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बनने से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज का डिपेंडेंस रशिया पे बढ़ जाएगा एंड यूएस डोंट वांट दिस। इसलिए हाल फिलहाल में बोला गया है कि अगर यूक्रेन के ऊपर कुछ भी रशिया ने किया तो ये नॉर्थ स्ट्रीम लाइन के ऊपर हम सेक्शन रख देंगे। जर्मनी को बोल दिया है, इसी के बेसिस पे फ्रांस उन सब की बातें चल रही है। चौथा, डिफरेंट इंटरेस्ट देखे तो इंडिया, चाइना इंडिया के साथ इशू है, बट रशिया का इंडिया से अच्छा गहरा रिश्ता है। चाइना हमेशा और रशिया हमेशा जानते हैं, दोनों एक दूसरे को काउंटर चेक करते रहते हैं, शतरंज की तरह दोनों एक दूसरे को चेकमेट करते रहते हैं। क्योंकि रशिया ऑल्सो नो कि अभी जो स्थिति है, अगर मैं अपने जो गैस है वो सब मैं चाइना को बंद कर दूँ तो उनकी इकोनॉमी टर्बुलेंस पे आ जाएगी, ठीक है। एंड चाइना ऑल्सो नो कि जिस तरीके से रशिया के ऊपर सैंक्शन है, हम लेना बंद कर दे तो रशिया की इकोनॉमी टर्बुलेंस पे आ जाएगी, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक दूसरों को वो लोग चेक पे रखते हैं। रशिया नो कि चाइना के ऊपर भरोसा हम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो दूर से बैठ के देख रहे चाइना की एक्टिविटी। इसी के नज़र रखते हुए हर एक ग्रुपिंग आप देखोगे, आपका SCO हो, ब्रिक्स हो, RIC हो, Russia want India to be in that to maintain this imbalance और China influence in this area, ठीक है। रशिया का एक और है कि दिख रहा है कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव की वजह से कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, बट रशिया का क्या है, पुराना वो एरिया है, तो खुद का इन्फ्लुएंस वो कैसे कमज़ोर करने देंगे। इसलिए इन सबको देख के हमें लगता है कि दोनों के इंटरेस्ट, भले ट्रेड एक्टिविटीज और कॉमन एनिमी यूएस हो, बट अप्रोच अलग है, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग है। नाउ क्वेश्चन यूक्रेन की बात करें, सो नाउ यूक्रेन की बात करें अगर हम, चाइना यूक्रेन से बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का शुरू हो रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग जब ट्रेड वॉर चल रहा था तब यूक्रेन से ही एग्रीकल्चर बेस में मेज, ठीक है, जो कॉर्न है वो चाइना में सप्लाई हो रहा था, वो अलाउ किया था। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन से ज़्यादा चाइना का टाई अप है, एंड उस सिलसिले में चाइना इवन यूक्रेन को नाराज़ नहीं करेगा टू स्टैंड अगेंस्ट इट, ठीक है। अभी जो स्टेटमेंट आया उसमें सिर्फ ये बोला है कि हम यूएस का जो नाटो अलायंस है उसके स्प्रेड और यूएस का जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसके लिए हम अगेंस्ट है। देयर इज़ नो सिंगल वर्ड इट इज़ बिन यूज फॉर यूक्रेन, ठीक है। और इसी के नज़र हम देख सकते हैं कि चाइना का इंटरेस्ट यूरोपियन यूनियन में एंड उस जगह ज़्यादा है कंपेयर टू रशिया। सो अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो चाइना वॉन्ट टेक पार्टिसिपेट, ही इज जस्ट ऑब्जर्विंग। नाउ अगर हम दोनों कंट्री की बात करें, रशिया एंड चाइना, ठीक है, दोनों कैसी है? वैसे कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दोनों ही कंट्री कैपिटलिस्ट
इकोनॉमी है। दो आइडियोलॉजी उनकी अलग है, पर कंट्री दोनों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बेसिस पे ही चल रही है, ठीक है। अगर हम दूसरी चीज़ें देखें, इलेक्शन, यहाँ मल्टी पार्टी इलेक्शन होता है, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी, बट इसका मतलब ये नहीं कि नेपोटिज्म, नो। यहाँ पे हमारे जो जी है उनको आने के लिए खुद को प्रूव करना पड़ा है। मेरिट बेस पे सिस्टम है, हाँ, डेमोक्रेसी वाला मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है, बट दे हैव टू वर्क हार्ड टू फंक्शन ओवर हियर, ठीक है। तो मेरिट बेस्ड सिस्टम है। दूसरी इधर बात करें तो इधर भी मेरिट बेस्ड सिस्टम है। एज आई सेड, डेमोक्रेसी वाला मेरिट नहीं है, ठीक है। नाउ डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं हम, हाल फिलहाल में एक चीज देखने को आ रही है, डेमोक्रेसी के वजह से आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हुई है। चाहे अमेरिका की बात कर लो या फिर यूरोप यूनियन की बात कर लो, इस हर जगह पे आप देखोगे देयर आर सो मेनी, इफ देयर एनी कंट्री who have complete democracy, then how you can bring any reforms, any policy? हर जगह किसी के ओपिनियंस अलग होते हैं, सबको कैसे मना पाएंगे, ठीक है। सो उसके चलते के देर आर प्रोटेस्ट, एंड उसी के बेसिस पे आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो चुकी है डेमोक्रेटिक कंट्रीज पे। सो डेमोक्रेसी ठीक है, बट एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी नहीं ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? There is no absolute fundamental right or anything. There are certain restriction which has been put down. ठीक है। और इसी के नज़र चलते जो हाल फिलहाल इशू आइडेंटिटी क्राइसिस का चल रहा है और भी जो इश्यूज चल रहा है, उसी के बेसिस में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना ऑब्जर्व कर रहा है कि उसकी आइडियोलॉजी आने वाले नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ज़रूरत है। वर्ल्ड वॉर 3 तो होगा नहीं होगा बात की बात है, बट क्या इम्पॉर्टेंट इधर देखना है कि किस तरीके से ये नया वर्ल्ड ऑर्डर ये यूक्रेन का क्राइसिस ला सकता है। बिकॉज जो डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं उससे कितने इश्यूज शुरू हो चुके हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटेस्ट, इवन द कंट्रीज लाइक यूरोपियन यूनियन, दे आर नॉट इवन पीपल्स आर फॉलोइंग द थिंग्स। सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एनवायरमेंट प्रोटेस्ट, हर एक चीज़ का, तो आप कैसे पॉलिसी ला सकते हो? सो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ रही है। उसी के बेसिस में नए आइडियोलॉजी बेस कैसा वर्ल्ड ऑर्डर होगा, ये क्राइसिस निकालने वाला है। नाउ बात करते हैं चाइना की। चाइना का इंटरेस्ट क्या है इन सारे क्राइसिस के अंदर? सबसे पहले चाइना को पता है यूएस अपनी पूरी एनर्जी कहाँ पे, यूक्रेन में लगा चुका है, और चाइना खुश है। क्यों? हमारा ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे चाइना यूएस की नज़र फिर कम हो जाएगी। क्यों? पूरी की पूरी एनर्जी, अपनी मिलिट्री, सब कुछ इधर लगा दिए। सो इधर जो इशू था चाइना अभी फेस कर रहा था कि यूएस की इतनी सारी नेवीज वो सब वो कम हो जाएगी, यूएस का ध्यान इधर नहीं जाएगा। सो प्लस इंडिया क्या करेगा जब यूएस तो वहाँ बिजी है? सो चाइना का इंटरेस्ट ये है। दूसरा, चाइना अपना इन्फ्लुएंस और बढ़ा सकता है इस एरिया में। दूसरा, चाइना का इंटरेस्ट क्या है? हाउ इंडिया इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस इशू। क्योंकि इंडिया की बात करें, अभी जो यूएन के अंदर मीटिंग हुई थी रिगार्डिंग द यूक्रेन, इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। वाई? इंडिया क्यों वोट नहीं किया, और क्यों अगर करता तो क्या होता? द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। सबसे पहले इंडिया का सबसे पुराना दोस्त कौन है? रशिया। रशिया किसका मेंबर है? यूएनएससी का। सो जब भी कश्मीर का इशू आता है, रशिया ऑलवेज शो द वीटो कार्ड कि इस पे टॉक नहीं हुआ जाएगा। सो कश्मीर के इशू से हमें रशिया हमेशा बचाता है यूएनएससी मीटिंग्स के लिए, और हमारा ओल्ड फ्रेंड है, हमें जब भी ज़रूरत हो बैक सपोर्ट पे आ जाता है। सो इट इज़ द सेम, इंडिया नो व्हाट द थिंग्स इज गोइंग ऑन, बट इंडिया कांट वोट अगेंस्ट रशिया। रशिया को नाराज नहीं कर सकता है। प्लस अगर वोट कर दिया रशिया के साथ के लिए, ठीक है, कि होने दो, तो यूएस नाराज हो जाएगा, जो इंडिया चाहता नहीं है। क्यों?
इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इंडिया को ज़रूरत है व्हाट की, यूएस की, ठीक है। सो वो यूएस को भी नाराज नहीं करना चाहता। अब क्या रास्ता है? मिडल पाथ, वोट ही नहीं करना है, ठीक है। सो दैट्स द रीजन इंडिया डजंट वोट। बट अगर वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? हाँ बढ़ेगा या ना बढ़ेगा, ऐसी सिचुएशन आ जाती, वही चाइना को देखना है। अगर रशिया को सपोर्ट किया इंडिया ने, देन क्या हुआ? चाइना का जो बढ़ता इन्फ्लुएंस है हमारा अक्साई चीन एरिया, वो सब भी तो करेक्ट हो गया। अगर रशिया क्रीमिया के अंदर अनेक्स कर दिया प्लस यूक्रेन को ले लिया, तो आप सपोर्ट कर रहे हो तो चाइना का क्या होगा? हम भी तो कर सकते हैं। आप कैसे क्वेश्चन कर सकते? हमारा ताइवान एरिया जो है, सॉरी हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, उसे भी चाइना ले सकता है, वो तो डिमांड कर रहे हैं अगर रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज द थिंग, चाइना इज वॉचिंग हाउ इंडिया इज गोइंग टू एक्ट। और अगर अगेंस्ट करना पड़ा तो फिर रशिया जो ओल्ड अलायंस है, कौन इंडिया को हर एक चीज़ के लिए बैकिंग कर पाएगा? इतना याद रखना, हमारी मिलिट्री के सारे इक्विपमेंट रशिया के ऊपर ज़्यादा रिलायब करते हैं, ठीक है। रशिया चाइना का डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बार्गेनिंग में बहुत हाई है, लॉस होता है उनको रेवेन्यू में। दूसरा, रशिया ब्लेम करता है चाइना को कितनी बार कि वो क्या कर रहे हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी उसको रिवर्स टेक्नोलॉजी बना के खुद की बना दे रहे, कॉपी करके खुद से कर देते बिना परमिशन के। ये रशिया चाइना के उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ये इशू क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज द होल थिंग हाउ इंडिया हैज़ राइट नाउ रिएक्टेड। वोट नहीं किया है बिकॉज आगे चल के क्या होगा वही सारी चीज़ें देखनी है ना। ठीक है, सो यही बात कर ली हम लोगों ने। यू कैन से यूएस रशिया मेडल इन आवर इलेक्शन, रशिया यूएस मेडल इन आवर इलेक्शन। चाइना इज लाइक वेट गाइस, डू यू गाइस हैव एन इलेक्शन? बिकॉज दे डोंट हैव, ठीक है। सो हाउ दिस बेयर, दोनों एक तो ड्रैगन है और ये बेयर है, किस तरीके से इनका अलायंस होता है, क्या होता है, वही देखने की चीज़ें हैं ना। न्यू दिल्ली उसकी बात भी हमने कर ली है क्या है, बट ना आरआईसी की बात करें किस तरीके से। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ था कि रशिया के एक थर्ड पार्टी मीडिया हो गया, उसमें कुछ कश्मीर रिलेटेड चीज़ें आई थी। देन रशिया कम अप कि ये हमारा नहीं है, हमने नहीं किया है, कश्मीर इज़ इंटरनल इशू ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसमें रशिया का कुछ बोलना नहीं। वाई सडनली दे कम? बिकॉज दे आर दी ओल्ड पार्टनर एंड कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें वो इंडिया को हमेशा सपोर्ट करता है ना। रशिया इंडिया चाइना की बात कर ले, प्रीलिम्स बेसिस की अगर हम बात करें तो मोर योर क्वेश्चन रिलाई ऑन द मैप, ठीक है। मैप्स एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा। अगर यूक्रेन है, मेडिटेरियन एरिया, ब्लैक सी, सॉरी कैप्शन सी, फिर वही आसपास के एरिया पे आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है। एंड अगर इधर की बात करें तो यहाँ के क्वेश्चंस आने की ज़्यादा संभावना है। तो मैपिंग बेस थोड़ा देख लीजिए ना। रशिया इंडिया चाइना एक ग्रुप बनता है। अब ये ग्रुप क्यों बना है? सबसे पहले वेस्टर्न्स का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। सी रशिया चाइना इंडिया को भी लिया गया है। क्यों रशिया ने? टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना मोर इन दिस, ठीक है। अगर बात करें 19% ग्लोबल लैंड मास है एंड कंट्रीब्यूट करता है 33% ग्लोबल जीडीपी। आरआईसी का मेजर जो इश्यूज वो कवर करते हैं, सिक्योरिटी यूरेशिया के अंदर, देन आपका अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वहीं कहीं ना कहीं ज़्यादा अग्रीमेंट बनता है। बाकी तो डिसएग्रीमेंट है चाइना और इंडिया और रशिया चाइना के बीच में, ठीक है। सो इस एरिया के अराउंड ही दोनों का इंटरेस्ट है और उसी के बेसिस पे वहाँ डिस्कशन चलता है। सिग्निफिकेंस ये है कि एक अच्छा सा रीजनल ग्रुप उभर के आ सकता है अगर दोनों अपने डिफरेंसेस साइड में रख के जो इस एरिया है उसके बेस पे काम करें ना। वन थिंग इन दिस होल रिलेशन विच इज़ गोइंग अराउंड, हम इस पे ये बोल सकते हैं कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसका रेलेवेंस आज कितना है, बहुत है। और वही आपका कंक्लूजन इसके बेसिस पे होगा कि इंडिया के लिए क्या है। ड्यूरिंग दी बाइपोलर टाइम था तब हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था NAM, नॉन अलायंस मूवमेंट। और आज अगर हम देख रहे हैं
जिस तरीके से रशिया, जिस तरीके से यूएस, नाटो वो सब वर्क कर रहे हैं, इट इज़ अ टाइम कि कंट्रीज शुड कम अप, जो नॉन अलाइन मूवमेंट की कंट्रीज है, टू स्टैंड एंड टू बी इम्पार्शियल विद दिस इशू, और किसी को सपोर्ट ना करे तो ही काम बन सकता है। हमेशा बुद्धा बोल के गए मध्यम पाठ। एंड रिलेवेंस ऑफ टुडे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज सो मच बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटीज गोइंग अराउंड। ठीक है, सो लेट्स कंक्लूड दी वन टॉपिक। अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ JCPOA। क्या है जकोपा, क्या है उसका रिस्टोरेशन, उसी के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले ये आप देख सकते हो, the sanctions are coming, he is called as a sanction man। ठीक है, now what is this? अभी यूएस, हमारे जो अमेरिका है, उनके जो प्रेसिडेंट है बिडेन साहब ने बोला है कि there is a talk regarding going to restore the Jacopa Treaty। So for us it is important to do what is Jacopa। अगर रिस्टोरेशन हो जाता है तो क्या होता है, पहले क्या हुआ था कि सैंक्शन लगा दिया गया था, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, सो अगर देखें तो वेवर्स जो थे वो रिस्टोर्स करने हैं, सैंक्शंस लगा दिए गए थे। अभी 19-20 के अराउंड यूएस के प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे सैंक्शन साहब, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए गए थे ईरान के ऊपर। उसी के सैंक्शंस को वेवर करते शुरू होने की बात चल रही है, और उसके वेवर होते हुए क्या होगा, पीपल कैन पार्टिसिपेट, इंडिया कैन पार्टिसिपेट। सो ये वेवर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिलेवेंस देखें, अगेन आपके IR के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। डायमेंशन, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे बोलते हैं जकोपा, क्या है वो समझना है। हिस्ट्री रिगार्डिंग द ईरान न्यूक्लियर डील एंड यूएस पुल आउट ऑफ दिस डील, एंड उसके क्या इम्प्लीकेशन हुए थे, और उसके इम्प्लीकेशंस की वजह से किसको फ़ायदा हुआ था, और वो फ़ायदा को आज जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो थोड़े लिबरल है, एंड ही नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्टोर दिस वेवर जो दिया गया था, और वो सैंक्शन हटाने की बात चल रही है। ठीक है, नाउ यू कैन सी ओवर हियर ईरान का जो आसपास का मैप है, आप देख सकते हो। ईरान का कैपिटल तेहरान, ऊपर कैप्शन सी से टच होता है। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एंड आपका अर्मेनिया भी टच होता है, एंड टर्की, इराक। ठीक है, सो ये आसपास की कंट्रीज बॉर्डर करती है ईरान को। पर्शियन गल्फ है, और ये पर्शियन गल्फ के पास ही आपका ओमान भी आ जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से है पूरा का पूरा मैपिंग अगर देखना हो ना। बात करते हैं जकोपा की। ठीक है, जकोपा से पहले थोड़ी बहुत हम हिस्ट्री पे चले जाते हैं कि ईरान की जो हिस्ट्री है न्यूक्लियर के रिगार्डिंग वो क्या है। सबसे पहले ईरान के अंदर शाह डायनेस्टी थी, एंड दे वर लाइक रेडी टू पीस, एंड उन्होंने NPT साइन कर ली थी, नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन के लिए जो ट्रीटी थी। ठीक है, और इंडिया ने वो साइन नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, इसमें दिया गया था P5 जो आपकी UNSC है, उसके अलावा की सारी कंट्रीज जो इस ट्रीटी की हिस्सा बनती है, दे हैव टू पुट डाउन दी न्यूक्लियर वेपन्स, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, किस प्लस इस ट्रीटी के बेसिस से NSG जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, वो इन कंट्रीज को प्रोवाइड करेंगे एटॉमिक फॉर पीसफुल यूज। ठीक है, सो उसी के अंदर शाह ऑफ ईरान उन्होंने साइन की थी ऑन द बेसिस ऑफ एटम फॉर पीस प्रोग्राम यूएस के साथ, और ये ट्रीटी साइन करने के बाद ही थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, यूएस ने एटम तो दे दिया टू स्टार्ट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, बट ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन आ जाता है, और उसी रिवॉल्यूशन के बेसिस पे यूएस के अगेंस्ट कंप्लीटली उन्हें नफरत होने लगी थी ईरान के जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके अंदर। ठीक है ना, एटम तो दे दिया है एंड दे नो फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पीस के लिए, बट जो आने वाले रिवॉल्यूशन थे उसी के अंदर थोड़े बहुत बदलाव हुए, और उन्होंने ये जो न्यूक्लियर था उसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने के लिए शुरू कर दिया गया था, न्यूक्लियर प्रोग्राम फॉर द कंट्री। वाई? सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वो जो न्यूक्लियर था, ठीक है, उसको एनरीच करने लगे, और वो एक्सट्रीम लेवल तक एनरीच हो जाएगा ना तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनने के लिए रेडी हो जाएगा। तो वही देखना है, ये पीछे की जो हिस्ट्री चल रही थी किस तरीके से ये सब हुआ। जैसे ही ईरान में रिवॉल्यूशन आता है, आपके आधे से ज़्यादा साइंटिस्ट भाग जाते हैं, सब लोग भाग जाते हैं, एंड देन जो रिमेनिंग वहाँ के रिजिड लोग थे उन्होंने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करा। कैसे? पाकिस्तान की मदद से। पाकिस्तान ने सपोर्ट दिया, इवन यू कैन सी ओवर हियर
1980 ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान जिन्होंने बायलैटरल अग्रीमेंट शुरू किया ईरान के साथ 1992 में, चाइना 1990 के अंदर, एंड रशिया, क्यों? यूएस के अगेंस्ट है ये लोग, तो फिर जो है वो साथ में आ जाएंगे। एंड पाकिस्तान तो चाहता ही आसपास ट्रबल रहे, ठीक है। सो उनके बेसिस से एक नेटवर्क बना और वो नेटवर्क से ईरान के अंदर न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू होने लगा ना। सी, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पहले पीसफुल पर्पस के लिए मिडल वेस्टर्न कंट्रीज ने दिया गया था, बट बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन चीज़ें बदल गई एंड ईरान स्टार्टेड हैवी वाटर एंड यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स लगा दिए गए थे, सेंट्रल एनरिचमेंट प्लांट, जहाँ पे फिलहाल थोड़े साल पहले अटैक किया गया था, ठीक है। एंड उसी के बेसिस पे क्या लगा कि ये तो हमने पीसफुल पर्पस के लिए दिया था, ये लोगों ने कुछ और करने लगे, एक्सट्रीम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या है, टेररिज्म का ग्राउंड है। प्लस इजराइल, ईरान, इजराइल एंड दी इश्यूज ऑफ साउदीज जो ईरान के है, शिया सुन्नी का इशू प्लस आपका जो इजराइल है उसका इशू। सो कहीं ना कहीं ईरान को देखा जा रहा था उस तरीके से और उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए थे और यही सैंक्शंस पे ईरान की इकोनॉमी ट्रम्बल आउट हो गई थी। एंड देन जाके एक ट्रीटी बनी थी जिसका नाम है चकोपा, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, कम कर दे और जिसके लिए दिया गया वो कर दे। उसके लिए थोड़े बहुत चीज़ें होगी तो ही वेवर्स मिलेगा आपकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। ईरान ने बोला आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया, ठीक है ना। अगर हम बात करें जकोपा की, सो कौन है इसके मेंबर्स? P5+1, P5 आपके जो यूएनएससी के मेंबर है, चाइना, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, ठीक है, प्लस जर्मनी टुगेदर विद EU। 2015 में ये डील जाके फाइनल होती है। ये डील में क्या है कि ईरान अपना एनरिचमेंट वाला जो प्लान है उसे कट कर देगा, प्लस उनके जो साइंटिफिकल्स है और जो फैसिलिटीज है वो ओपन कर देगा इंस्पेक्शन के लिए IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंडिया के 21 प्लांट है, उसमें से 21 प्लांट आई गेस 20 प्लांट्स या 21 प्लांट्स ओपन अप कर दिए IAEA, वो आके इंस्पेक्ट करते कि हम कुछ यूज़ ना कर ले न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए, ठीक है। उसी के बेसिस से आपको NSG के ग्रुप सप्लाई करते हैं न्यूक्लियर की, क्योंकि इंडिया के अंदर यूरेनियम इतना नहीं है, लो एनरिच यूरेनियम है और उसका परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं है। सो इंडिया नीड यूरेनियम फ्रॉम अदर कंट्रीज और उसी के बेसिस पे यूरेनियम की डील्स साइन की गई है ना। अगर हम बात करें लो एनरिच यूरेनियम जो लेस देन 5% कॉन्सेंट्रेशन है फिसाइल आइसोटोप का, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता इससे कुछ भी, देन ये कहाँ यूज़ होगा? एनर्जी के लिए, ठीक है। वाइल यूरेनियम विद 20% और उससे ज़्यादा प्योरिटी वो रिसर्च रिएक्टर्स के अंदर यूज़ किया जाता है और यही रिसर्च रिएक्टर में कनाडा ने दिया था, इंडिया ने अपना ऑपरेशन कर दिया था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। यूरेनियम विथ 90% प्योरिटी, 90% प्योरिटी वाला यूरेनियम ही बॉम्ब बनाने के लिए काम आता है और ये सेंट्रीफ्यूज है जो यूरेनियम को एनरिच करता है। वही प्लांट ईरान में था और उसी को ही रोकने की शुरुआत की, क्योंकि इतना ज़्यादा हो जाएगा तो बॉम्ब आ जाएगा और इनके पास आ गया तो वेस्ट एशिया पूरा टर्बुलेंस में आ जाएगा। इसलिए ये डील साइन आउट की टू लिबरलाइज उनकी इकोनॉमी, तो यहाँ से काम शिफ्ट करके वो कुछ एक्टिविटी पे काम करें, ठीक है। नाउ बिकॉज ये जो पीरियड था उससे इकोनॉमिक सैंक्शंस थोड़े हटा दिए गए थे, वेवर मिला था और इंडिया को इसका फ़ायदा मिला था। इंडिया 4 बार पोर्ट बना रहा है ईरान के ऊपर, प्लस थर्ड पार्टनर था क्रूड ऑयल हम जिसे इंपोर्ट करते थे, बट बिकॉज हमारे जो सैंक्शन मैन है ट्रम्प, उन्होंने 19-20 के अराउंड ईरान के ऊपर फिर से सैंक्शन रख दिए थे और जो वेवर थे उसे रिवोक कर दिए थे बिना किसी के कंसल्टेशन से। ये बोला गया कि ईरान मान नहीं रहा है, वो अपनी फैसिलिटीज़ ओपन नहीं करा, पर ऐसा था नहीं। उसने एक और इशू बोला कि इस डील के अंदर बैलिस्टिक प्रोग्राम जो ईरान की है उसे इंक्लूड नहीं की थी। नाउ व्हाई सच टर्म? बिकॉज अगर हम आइडियोलॉजी ट्रम्प की देखें तो वो कहीं ना कहीं इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसराइल और सीरिया के अंदर जो इशू हो रहा था बिकॉज ऑफ ईरान, ठीक है। सो कहीं ना कहीं उसे कट आउट करने के लिए ये एक्टिविटीज़ शुरू हुई थी, प्लस सुन्नी सपोर्ट टू। सो इस सिलसिले में पूरी शुरुआत वापस से सैंक्शन की चढ़ जाती है। अभी सैंक्शन कर दिया तो EU वॉज लाइक के वाई सैंक्शन, बट कुछ कर तो सकते नहीं, सो दे कम आउट
विद द सॉल्यूशन कि हम हमारी ट्रेड एक्टिविटी तो रखते हैं बट US डॉलर पे तो कर नहीं सकते। तो क्या होता था, दे वर लाइक डूइंग बार्टर सिस्टम, ठीक है। इंडिया भी करता था कि इंडिया के लिए फ़ायदा क्या था ईरान के साथ ऑयल लेने में, सबसे पहले रुपीज़ के ऊपर वो लोग ट्रांजैक्शन कर सकते थे। दूसरा, एक ज़्यादा क्रेडिट लाइन भी मिलती थी तेल लाने की। और तीसरा एक ये भी था कि बहुत सारे बेनिफिट्स भी वहाँ से तेल लाने को मिले जाते थे, ठीक है। सो बाकी सारी जो कंट्रीज़ है उसके कंपेयर में ईरान की डील्स बहुत अच्छी थी इंडिया के लिए। और जब सैंक्शन लगा तब क्या हुआ, दे हैव टू रिलाई ऑन दी अदर कंट्रीज, साउदीज, उन सब पे ज़्यादा रिलाई करना पड़ेगा, तो डॉलर यूज़ हुआ, इंडियन रुपीज़ यूज़ नहीं। अगर डॉलर यूज़ हुआ तो क्या होगा, हमारा फॉरेक्स रिजर्व पे असर आएगी बिकॉज ऑफ हाई इंपोर्ट ऑफ द क्रूड ऑयल। सो इसलिए इंडिया के लिए भी तकलीफ थी इसी चीज़ों पे, प्लस छाबा। सो ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी। प्लस अब बिकॉज ऑफ सैंक्शन उनकी इकोनॉमी ट्रबल अप आई एंड दे डिसाइडेड टू रीस्टार्टेड अगेन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। एंड उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होता है तो सपोर्ट कौन करेगा, ईरान को इन्वेस्ट कौन करेगा, चाइना। चाइना ऑलवेज US की हैगेमनी को क्वेश्चन करता है, ठीक है। एंड सडन दिस सैंक्शन प्लस टैरिफ वॉर चल रहा था, तो चाइना वाज लाइक ओके, इसको भी तकलीफ है, ले लेते अपने ग्रुप के अंदर। तो चाइना हार्ड इन्वेस्टमेंट ओवर दिस कंट्री एंड अपना इस्तेमाल करने के लिए शुरू कर दिया गया। सीइंग दिस रिसेंटली बीनन थॉट कि वेस्ट एशिया में थोड़ा बहुत शांति की ज़रूरत है एंड चाइना का इन्फ्लुएंस भी कम करने की ज़रूरत है, इसलिए ये ट्रीटी को फिर से शुरू करने की बात कर रही है। जो रिवोक किया गया था वो सैंक्शंस हटा के उसके वेवर्स को फिर से शुरू होने की बात हो रही है। आई होप यू गाइज आर क्लियर ना, ठीक है। ये जो हमने बात कर ली ये सब इधर लिखा गया है। सो बेसिकली ईरान का रोल कॉन्फ्लिक्ट यमन एंड सीरिया के आसपास था एंड प्लस उनका बैलिस्टिक प्रोग्राम डील के अंदर नहीं था। वही डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि दैट इज़ द रीज़न एंड कहीं ना कहीं इसके नज़र रख के बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो ईरान इज़ लाइक हमको कोई मंदिर का घंटा है क्या कि कोई भी आके बजा जाता है। सो चीज़ें थोड़ी शुरू हो गई ना। इस सैंक्शंस जब लगे थे उसका इम्प्लीकेशन इंडिया के ऊपर क्या था और कैसे इंडिया की इकोनॉमी में इम्पैक्ट कर रहा था। सो सबसे पहले एनर्जी ट्रेड सबसे ज़्यादा हम लेते थे, थर्ड पार्टनर था, 57% ईयर ऑन ईयर हम उनसे बढ़ा रहे थे एंड सडन सैंक्शन एकदम फेल आउट हो चुका था। देयर वाज लाइक लॉट ऑफ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट एंड इट वाज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स एंड बिकॉज ऑफ सैंक्शन इट वाज रिड्यूस अप। प्लस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था वहाँ पे हमारा छाबार पोर्ट। अब क्या हुआ, सैंक्शन लग गया तो वहाँ से एक्टिविटी करने के लिए ट्रबल इंडिया फेस कर रहा था और दैट्स द रीज़न उस टाइम पे हमने जब ऑयल लेना भी बंद कर दिया था, ईरान वाज लाइक तुम तो इनकी सुनते हो, एक काम करो हम छाबार पोर्ट का ऑपरेशनल किसी और को दे देंगे, बना इंडिया रहे ऑपरेशनल किसी और को दे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। दूसरा, हमारी इकोनॉमी में कैसे इम्पैक्ट कर रहा था, राइजिंग ऑफ इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि सैंक्शन लगे, हम उनसे तेल लेना बंद कर दिया तो हमें दूसरी जगह से तेल लेना पड़ा, तो उसके लिए डॉलर्स निकालने पड़ते थे। वहाँ पे तो बेनिफिट्स मिलते थे, अब रुपीस के अंदर ट्रेड कर सकते थे, अब यहाँ पे नहीं। सो उसकी वजह से हमारा डॉलर का भाव भी फॉरेक्स एक्सचेंज कम होता जाता था। और एक और चीज़, ईरान थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर था आपके ओपेक के अंदर एंड बिकॉज ऑफ सैंक्शन प्रोडक्शन कम हुआ तो क्या हुआ, डिमांड ज़्यादा प्रोडक्शन कम, सप्लाई डिमांड गैप, और उसी के चलते इन्फ्लेशन ऑयल प्राइसेस के आप देख सकते हो एकदम शूट अप हो चुके हैं, जिसके वजह से इंडिया की इकोनॉमी में ट्रबल आउट भी हो रहा है। सेकेंड है करंट अकाउंट डेफिसिट, और हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, भाव भी बढ़े तो फॉरेक्स रिजर्व भी कम हो रहे हैं। कैपिटल मार्केट, सी इंडिया को लग रहा था जो उनका कैपिटल मार्केट, आपका शेयर मार्केट वो सब देख ले तो उधर क्या हो रहा था, बिकॉज ऑफ हाई इंक्रीज ऑफ द इन्फ्लेशन इन इंडियन मार्केट ऑफ दिस ऑयल प्राइस, जो आपके फूड को भी अफेक्ट करता है, हर एक चीज़ों के ऊपर ऑयल फ्यूल्स इफेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्यूल का प्राइस बढ़ा तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए चीज़ों का भी प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। सो उसके चलते आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देख के जो मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्टर्स थे वो अपने पैसे लेके जा रहे थे। सो कैपिटल मार्केट पे इम्पैक्ट आने लगा और इसी के चलते ऑयल इंपोर्ट थोड़ा फेवरेबल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बाकी की कंट्रीज से हमें क्या डॉलर्स में मंगाना पड़ा था, वहाँ पे तो हम रुपीज़ यूज़ करते थे तो हमारे फॉरेक्स पे ज़्यादा असर नहीं आता था। सेकेंड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बिकॉज ऑफ US
सच एक्टिविटी ऑफ पुटिंग सैंक्शन ऑन रशिया एंड एवरीथिंग, हमें किस तरीके से काम करना, हमारी ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन आ जाता था। अगर खुद से करें तो हम पे भी सेक्शन लग सकता था। एंड इसी के चलते ये सारे इश्यूज राइज हो रहे थे एंड इतना ज़्यादा हो गया था एंड चाइना को मज़ा आ रही थी इसमें। एंड नाउ यूएस हैज़ गेट टू नो कि भैया अब हम नहीं कर सकते हैं, ये सैंक्शंस हटाना पड़ेगा बिकॉज चाइना इन्फ्लुएंस इज गेटिंग हाई। सो इम्पैक्ट ऑन ईरान, अगर आप देख सकते हो ईरान की जीडीपी ऑलमोस्ट क्रम्बल आउट हो चुकी थी और उसी के चलते चाइना वाज लाइक ब्लिस फॉर ईरान। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी थी चाइना के लिए कि वहाँ पे जाके ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, उस सब पे इंफ्रास्ट्रक्चर डाले। चाइना ने 44% ईरानियन क्रूड एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, सो क्रूशियल है बीजिंग टू शेप ग्लोबल ऑयल मार्केट, वहाँ की एक्टिविटीज़ को शेप करना एंड यूएस के मनी को थोड़ा बहुत काउंटर पार्ट करना। सो ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, इसी के सिलसिले में अभी उसको वापस से चकोपा को वापस से शुरू होने की बातें चल रही है। ठीक है, नाउ वी कैन सी द क्वेश्चन फॉर यू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रियल जीडीपी इज द जीडीपी डिराइव आफ्टर एडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, the difference between the real and nominal GDP shows the level of inflation in the year, which of the above statement are correct। आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, देखिए लॉजिकली सोचिए, इकोनॉमी का आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपका स्टैटिक पोर्शन है एंड आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई होप आप लोगों ने अपने आंसर्स डाल दिए होंगे कमेंट सेक्शन में। द आंसर इज बी 2। सी, रियल जीडीपी इज द जीडीपी जो डिराइव होता है नॉट बाय एडिंग द इन्फ्लेशन बट बाय सब्ट्रैक्टिंग द इन्फ्लेशन। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी होता है जिसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड होता है और उसी दोनों का डिफरेंस आपका शो करता है इन्फ्लेशन उस साल का। ठीक है, सो यू कैन सी ओवर हियर दैट नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, सो दैट इज योर रियल जीडीपी। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो उस साल का इन्फ्लेशन शो करता है, इसलिए आंसर सेकेंड इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी इशू रिलेटिंग टू पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इट ऑल्सो डील विथ मैटर रिलेटिंग टू नबार्ड। इट इज कौन सा डिपार्टमेंट है ये सबको हैंडल करने वाला? राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप लोगों ने आंसर्स अपने सिलेक्ट कर लिए होंगे। फॉर मी द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आपकी मेजर पॉलिसीज बनाता है पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एंड नाबार्ड के लिए। नाउ हरियाणा कैबिनेट नोट फॉर एंटी कन्वर्जन बिल। तो क्या है ये एंटी कन्वर्जन बिल, वही हमें देखना है। सबसे पहले हरियाणा के कैबिनेट ने थोड़े साल, 1-2 साल पहले एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट अभी अप्रूव कर दिया। अभी हाल फिलहाल मार्च के अंदर जब असेंबली होगी तब ये बिल प्रेजेंट किया जाएगा असेंबली में। दिस बिल इज रिगार्डिंग प्रोहिबिशन रिलीजियस कन्वर्जन इफेक्टेड थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स से, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, अल्यूरमेंट और बाय फ्रॉडलेंट मीन और बाय मैरिज और फॉर मैरिज और बाय मेकिंग इट एन ऑफेंस। बेसिकली कोई अपना रिलीजन कन्वर्ट कर रहा है, या तो उन्हें कुछ रुपए वो देने की लालच, या तो ज़बरदस्ती कुछ फोर्स यूज़ करना, कोर्शन यूज़ करना, या शादी कराने का पर्पस भी ये था। इसी को नज़र रख के एक और स्टेट है जिसने ये बिल का ड्राफ्ट बनाया है। सो ये आपका टॉपिक GS2 से जाता है, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस। GS2 के पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आ जाता है एंड GS1 इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सो डायमेंशंस अगर हम देखें तो पहले तो पढ़ेंगे ये बिल के क्या ड्राफ्ट के क्या प्रावधान है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन जो हमारे संविधान में दिया गया है। ठीक है, क्या है वो?
व्हाट इज रिलीजियस कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन क्या बोला जाता है, एंटी कन्वर्जन लॉ इन इंडियन स्टेट्स एंड व्हाई हैव द लॉ बिन क्रिटिसाइज, क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस लॉ को, और मेजर केसेस रिगार्डिंग मैरिज एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। सो कॉम्प्रिहेंसिवली हम देख लेते हैं ये टॉपिक क्या है। मेजरली क्या हुआ था, हरियाणा के जो सीएम है उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं हरियाणा स्टेट के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ रही है जहाँ पे रिलीजन कन्वर्जन ज़्यादा हुआ जा रहा है इन एससी इन एसटी इवन ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, और उसी एक्टिविटी को रोकने के लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। फिर से ये स्टेटमेंट आया था एंड थोड़े टाइम के बाद उन्होंने अराउंड 2020 के पास जाके एक कमेटी बनाई थी, 3 मेंबर कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन दिए, उसी के बेसिस से ये ड्राफ्ट बना है और ये ड्राफ्ट अभी अप्रूव किया गया। ड्राफ्ट का कहना ये है कि मैरिज को प्रोहिबिट नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि अगर मैरिज का पर्पस ये है रिलीजन कन्वर्जन करना तो वो मैरिज क्या है, वाइड, नल, अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट। दूसरा, फोर्सफुली कोई चेंज कर रहा है और सारी एक्टिविटीज़ रिलीजियस कन्वर्जन की, कोई होता है कि अपने रिलीजन के लोगों को बढ़ाना है तो जो कमज़ोर है उन्हें यूज़ कर लो या तो पैसे दे के कर लो, ये सारी एक्टिविटीज़ बढ़ने के सिलसिले के ऊपर ये बिल बनाया गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हो टाइम सीरीज 2020 के अंदर हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल, उन्होंने बोला गया था कि लव जिहाद एक सीरियस इशू है, ये उसके बेसिस पे कन्वर्जन हो रहा था। ठीक है, अगेन होम मिनिस्ट्री ऑल्सो सेड द सेम स्टेटमेंट एंड नवंबर के एंड पे जाके एक 3 मेंबर की कमेटी बनती है। फैब में हम देखते हैं कि ये बिल की ड्राफ्ट अभी अप्रूव कर दी गई है थोड़े दिन पहले। ठीक है, सो ये असेंबली में मार्च में आने वाला है। सो उसी के बेसिस पे थोड़े प्रोहिबिशन डाले गए हैं। नाउ बिल की बात करें तो उन्होंने बोला हायर पनिशमेंट अगर कोई माइनर वुमेन एंड मेंबर ऑफ एससी एसटी को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर बिल की एक और लाइन देखे, द स्टेट प्रपोज टू मेक कन्वर्जन बाय मैरिज एन ऑफेंस, शादी करके रिलीजन कन्वर्जन करना एक ऑफेंस है ये बिल के द्वारा। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन दिया गया है कि अभी जो इंस्टेंस हो रहे हैं, जो नोटिस में आ रहे हैं, देखा जा रहा है कि रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है मैरिज करके, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है या गलत तरीके से फोर्स वे में हो रहा है, तो इस सारी एक्टिविटी को काउंटर करने के लिए उसे एक ऑफेंस बना दिया गया है। ठीक है, सो ये स्टेट का ये कहना था कि थोड़े लोग ऐसे हैं जो अपने सूडो मोटिव्स के वजह से ये एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहे हैं। नाउ सो ये बिल्स के चलते हमें देखना है क्या शादी करना एंड किसी इंडिविजुअल को अपना रिलीजन चेंज करना क्या उसका फंडामेंटल राइट है या नहीं। बिल कहता है अगर इंडिविजुअल अपना रिलीजन चेंज करता है तो उससे तो पहले उसको स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी और वो एक एक्यूज है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा, उन्हीं के ऊपर लायबिलिटी है, तुमको मैं खुद से प्रूफ करना है कि भैया तुमने अपनी मर्जी से किया है, किसी ने ज़बरदस्ती किया नहीं है। तो वो कैसे प्रूफ करना है उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है और कहीं ना कहीं वो मैरिजेस को क्या कर दिया जाएगा, वाइड एंड नल। ठीक है, सो ऑल दिस इशू जो हर एक स्टेट में आप देख रहे होगे रिलीजियस एंटी कन्वर्जन जो बिल बन रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन रेज करते कि देर आर द पीपल जो रियली में खुद के मन से रिलीजन चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, क्या क्यों करना चाहते हैं वो भी हम आगे रीजंस देखेंगे उनका क्या। प्लस स्टेट इज इंटरफेयरिंग इन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर्पस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से शुरू होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या दिया गया आर्टिकल 25 के ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू द फ्रीडम ऑफ कंसाइज। वो प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट स्टेट कब इंटरफेयर कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, तभी ये आर्टिकल कंस्ट्रेंट होता है, वरना एक इंडिविजुअल को फ्रीडम की राइट है रिगार्डिंग दी रिलीजन। क्यों? इंडिया हैज सेक्युलर कंट्री, पॉजिटिव सेक्युलर कंट्री, ठीक है, प्लस इतने सारी मल्टी रिलीजन मल्टी एथनिसिटी है एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, उसी के बेसिस में हमारे संविधान में ये आर्टिकल्स रखे गए थे। दूसरा है आर्टिकल 26, क्या दिया जाता है कि रिलीजियस ग्रुप अपनी एक्टिविटी खुद से कर सकते हैं, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। और वो कौन से ग्रुप हो गए? सिटीजन ऑफ इंडिया, बाहर के नहीं। आर्टिकल 27 बोलता है कि अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए उन पे टैक्स नहीं मांगा जाएगा, ठीक है।
एंड द आर्टिकल मैंडेट दैट नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वुड बी इम्पार्टेड इन द स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट। कोई भी रिलीजियस धार्मिक चीज़ें स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा जो स्टेट फंडेड है। क्यों? स्टेट सेक्युलर बेसिस पे ही पढ़ाई जाएगी। इसमें एक और चीज़ मांगा बोला जाता है कि अगर स्टेट किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रहा है तो बाकी भी रिलीजन को इक्वली इम्पॉर्टेंस स्टेट को देना पड़ेगा। सो ये हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो संविधान में दिए गए आर्टिकल्स है उसी को ही नज़र रख के ये अभी जो एक्टिविटीज़ चल रही है उस पर क्वेश्चन मार्क क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले रिलीजियस कन्वर्जन किसे बोलते हैं? मतलब आप अपने आप के रिलीजन को दूसरे रिलीजन के लिए बदल रहे हो। ठीक है, और ये बहुत सेंसिटिव सोशल इशू है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इसका सोसाइटी में। नाउ अगर बात करें क्यों लोग पीपल अपना रिलीजन कन्वर्ट करते हैं, देयर इज अ टाइम आपने देखा होगा कि द सेलिब्रिटीज़ के 2 वाइफ हो गए। ठीक है, वाई दे कन्वर्ट देयर रिलीजन। हम किसका नाम नहीं बोलना, बट देर आर मैनी सेलिब्रिटीज़ जिनकी 2 वाइफ हो, एंड हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक ही वाइफ रख सकते हैं। ठीक है, मोनोगैमी है। जो इस्लामिक के अंदर पॉलीगैमी सपोर्टेड है। सो मेनी रीजन्स पर्सन के भाई पॉलीगैमी चाहिए तो वो कन्वर्ट कर देते हैं अपना रिलीजन। वन रीज़न इज दिस। ठीक है, दूसरा है कन्वर्जन बाय फ्री चॉइस, मेरी मर्जी। लाइक आम्बेडकर जी ने आखिर में बुद्धिज्म में कन्वर्जन किया तो दैट वाज हिज फ्री चॉइस। ठीक है, कन्वर्जन ड्यू टू चेंज ऑफ बिलीफ ही बदल गया है, खुद का बिलीफ सिस्टम पूरा चेंज हो गया, उसमें भरोसा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो दैट कैन बी अलाउड। दूसरा है कन्वर्जन फॉर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए चेंज कर रहे हैं, या तो आपको फ़ायदा हो रिजर्वेशन के लिए, उस सब के लिए। ठीक है, एंड एक कन्वर्जन है बाय फोर्स, कोई ज़बरदस्ती कन्वर्जन कर रहा हो। ठीक है, सो ये सारे रीजंस है जिसके अंदर रिलीजियस कन्वर्जन हुए जाते हैं। नाउ रीज़न फॉर रिलीजियस कन्वर्जन के अंदर क्या होता है, एक तो हमारा देश प्लूरिस्टिक है, बहुत सारी लैंग्वेजेस वो सब है, प्लस कितनी सारी रिजिडिटी है। फॉर एग्जांपल हम बात करें तो कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर बहुत रिजिड है, कोई ऊपर आ नहीं सकता। दैट इज़ द रीज़न कि कितने लोग अपना रिलीजन बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलीगेमी, फिर मैट्रिमोनियल टाइज, उसको रीड आउट करने के लिए लोग अपना रिलीजन बदल रहे हैं। और दूसरा रिजर्वेशन का बेनिफिट्स लेना। ठीक है, सो मेजर ये है जिसके वजह से रिलीजियस कन्वर्जन हो रहा है, पर कहीं ना कहीं एक फोर्स को नज़र रख के टेंगल आउट कर रहे हैं लव जिहाद के ऊपर। ठीक है ना, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सेंट्रल से ऐसा लॉ बनाया गया है फ्रीडम एंटी रिलीजन्स का, एंटी कन्वर्जन का? बेसिकली नहीं, अभी तक ये लॉ नहीं बनाया गया और बन भी नहीं सकता है, ये लॉ मिनिस्ट्री का ही कहना है। पार्लियामेंट से ऐसा लॉ पास करना इम्पॉसिबल है, बट हमने देखा कितने स्टेट्स में बन चुका है ये लॉ। सो फर्दर इन 2015 the union law minister stated parliament does not have legislative competence to pass anti conversion legislation, है ही नहीं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट थोड़े ही स्टेट से यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश जहाँ पे ये लॉ है, और भी स्टेट से जहाँ पे आए पर फोर्स में आए नहीं। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की बात करें, उन्होंने बनाया, छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो उन्होंने भी इनहेरेंट कर दिया था। उड़ीसा में भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी बनाया था, पर लॉ लागू नहीं किए गए अरुणाचल प्रदेश में। सेम वे तमिलनाडु में भी था, बट बाद में हटा दिया गया था। राजस्थान असेंबली में भी पास कर दिया है, बट प्रेसिडेंट का बिल लेना बाकी है। सो यूपी के अंदर तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया है, 10 साल की जेल अगर कोई शादी करता है और रिलीजन कन्वर्जन करने की कोशिश करता है अनलॉफुली। ठीक है, एंड सेम वे गुजरात के अंदर भी सैंक्शंस आ चुके हैं, एंड रिसेंटली हरियाणा भी इसमें जुड़ चुकने वाला है आगे जाके। ना अगर हम बात करें वाई दिस लॉ बिन क्रिटिसाइज, इसे क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? सबसे पहले फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है। यार कोई इंसान को किससे शादी करनी वो उसका अधिकार है, स्टेट कैसे डिसाइड करेगा कि कौन उससे शादी करेगा, और शादी करने के बाद वो उसका खुद का चॉइस है उसे कन्वर्ट करना, अब उसके लिए भी प्रूफ देना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से देखें तो कहीं ना कहीं गलत है। लीगल एक्सपर्ट्स भी वही बोल रहे हैं। सो इसलिए इस लॉ को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नाउ मेजर इंपॉर्टेंट केसेस जो मैरिजेस एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन के बेसिस पे है, सबसे पहला है लता सिंह केस 1994। अपेक्स कोर्ट ने क्या बोला है,
सी कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग तभी रहेगा इफ वी एक्सेप्ट प्लूरलिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ आवर कल्चर। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन तभी स्ट्रॉन्ग रह पाएगा अगर हम ये एक्सेप्ट कर ले कि इंडिया इज अ सोसाइटी जहाँ पे प्लूरिस्टिक है एंड डाइवर्सिटी है और यूनाइटेड भी है, ठीक है। प्लस interreligious marriages of loved one could be opt to cut off social relation rather than resort to violence or harassment। कहीं ना कहीं जो इंटर मैरिजेस थी उसके टारगेट पे ये केस था और उसी के बेसिस पे ये केस का वर्डिक्ट आया गया था। दूसरा हादिया जजमेंट। हादिया जजमेंट में क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि मैटर ऑफ ड्रेस एंड फूड ऑन आइडियाज एंड आइडियोलॉजीज ऑफ लव एंड पार्टनरशिप आर विद इन दी सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी। Neither the state nor the law can dictate a choice of a partner or limit the free ability of every person to decide on this matter। Now you can understand कि क्या था ये जजमेंट कि इंडिविजुअल की चॉइस उसे क्या पहनना, क्या करना, किससे शादी करनी, किसके साथ रहना, स्टेट और लॉ डिसाइड नहीं कर सकता है उसके ऊपर। सोनी गेरी केस अगेन सेम थिंग्स कम अप। सलमान अंसारी प्रियंका कारवार केस जो रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट 2020 में दिया गया है दैट partner or live with a person of choice was what under the fundamental right article 21। so जो activities चल रही है यूपी के अंदर कुछ पुलिस रोमांस ग्रूम करके कुछ बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हुए हैं जो ये सारी एक्टिविटीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट मेजर वर्डिक्ट क्या बोला गया है, स्टेट कांट इंटरफेयर एंड डिसाइड कि एक इंडिविजुअल को क्या करना है। स्टेट एंड लॉ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो उनकी फंडामेंटल राइट एसेंशियल है, हम उसे अप्लाई करें थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। सो दैट्स इट। नाउ ऑपरेशन आहट की बात करते हैं। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। इट इज़ फॉर ट्रैकिंग द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसे रोकने के लिए और उनके जो लोग हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए, ठीक है। सो ये आपका GS2 वेलफेयर स्कीम्स ऑफ और वल्नरेबल के अंदर ही आ जाता है। डायमेंशन देखेंगे क्या है ये ऑपरेशन आहट एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन वाला जो बिल है वो क्या बोल रहा है, क्यों ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडिया के अंदर हो रहा है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है एंड दी वे फॉरवर्ड। सो अगर हम ऑपरेशन आहट की बात करें, सो दिस इज द स्पेशल टीम जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लगा दी गई है मेजर रूट्स के लिए। वो देखे जाएगा कि मेजर कंपार्टमेंट्स कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वेलेंस, वो सारी नॉलेज यूज़ की जाएगी और स्टेट पुलिस के द्वारा दी जाएगी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा। सो कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज़ को रोकना, प्रिकॉशंस लेना, उस सब का शुरू इस ऑपरेशन आहट के अंदर हो चुका है, ठीक है। नाउ AAHT, नाउ ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है ये, what is done, how it is done and why it is done। the question is should be like this। क्या होता है इसमें, एक एजेंट होता है, सामने वाला रिसीवर होता है, उसको दे दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मनी। नाउ हाउ इट इज डन, बेसिकली कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ जाता है। सबसे पहले इंसान की कमजोरी, अगर गरीबी है तो पैसे दे के हो जाता है, ठीक है, ब्राइड्स खरीदते हैं। दूसरा चाइल्ड लेबर फोर्स, कोर्शन फोर्स, अलर्टमेंट, या फिर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि गांधीनगर के एक डिंगुजा एरिया में 4 जने कनाडा के बॉर्डर US क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, कनाडा से US जाने के लिए। दे वर फ्रीज एंड दे वर डेड। सो दिस ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पर्पस क्यों करते हैं, व्हाई इट इज डन, एक्सप्लॉयटेशन उनका करना, या तो फिर प्रोस्टिट्यूशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स लेबर, स्लेवरी, ये सारी प्रैक्टिसेस, और हाल फिलहाल में जो हेल्थ सेक्टर के अंदर ऑर्गन रिमूवल करके हाई रेट पे बेचने के भी सारी एक्टिविटीज़ यूज़ की जाती है, बैगरी करवाना, ये सारे रीजंस है, ठीक है। नाउ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका आर्टिकल हमारा 23 क्या बोलता है, इट प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर्स, उसे प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 39 E and F क्या बोलता है कि हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल आर नॉट अब्यूज एंड दैट नो वन इज फोर्स बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी, मतलब बॉन्डेड लेबर्स, वो सारी एक्टिविटीज़, अगर कोई गरीब है तो उससे कोई फोर्स ना करे इस सारी एक्टिविटीज़ के लिए, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 क्या है ये,
ये मेजरली इसी के बेसिस पे एक ट्रैफिकिंग का एक्ट मात्र आया गया है जो रोकने की, उसे एड्रेस करने की कोशिश करता है और जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होते हैं उन्हें रिहैबिलिट सोसाइटी में करना है। ठीक है ना, मेजर लेजिस्लेशन इसके रिगार्डिंग और भी है। सबसे पहले आ जाता है इंडियन पेनल कोड, दूसरा है बॉन्डेड लेबर सिस्टम, जो इकोनॉमिक कंडीशंस जिसकी खराब है और ज़बरदस्ती बिना पैसे दिए काम कराना, बॉन्डेड रख देना, वो भी एक ट्रैफिकिंग का ही हिस्सा है। चाइल्ड लेबर, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, देन पॉस्को, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे लेजिस्लेशन ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग इसमें भी है ना। ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन बिल जो है उसके मेन फीचर क्या है? सबसे पहले प्रिवेंट करना, जो मेजर रूट्स है उसी के लिए ये एक ऑपरेशन है। प्रोहिबिट भी करना है बट प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, हाउ टू प्रोटेक्ट? अब जो लोग एक्सप्लॉइट हो गए हैं उन्हें सोसाइटी में वापस से रिहैबिलिट करना पड़ेगा। तो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, एक फंड भी बनाया जाएगा। सो यही ये बिल के द्वारा दिया गया है कि सबसे पहले जो विटनेस है, विक्टिम्स है, उनकी आइडेंटिटी रिलीज ना हो। अगर किसी ने विटनेस किया है और जो विक्टिम्स है उन्होंने कंप्लेन कर दिया है तो उनकी आइडेंटिटी रिलीज ना हो। दूसरा, टाइम बाउंड मैनर के अंदर इसका ट्रायल किया जाएगा डेडिकेटेड कोर्ट में। तीसरा, इमीडिएट प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जो विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया है उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है, उन्हें रिहैबिलिटेट थ्रू दिस फंड किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम इस बिल के द्वारा एक रिहैबिलिटेशन फंड बनाया गया है। नाउ ये बिल बोलता है कि इट इज स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशन के लिए NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो इसका टास्क एंटी ट्रैफिकिंग का करेंगे। होम डिपार्टमेंट के अंदर एक स्पेसिफिकली सेल भी बना दिया गया है उसके लिए। ठीक है, पनिशमेंट क्या दी है इस बिल के द्वारा कि अगर कोई पकड़ा है तो 10 साल या लाइफ टाइम की सजा और 1 लाख का फाइन। फाइन बहुत कम है। ठीक है, नाउ द रीजन फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक तो कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा सबसे मेजर रीजन है गरीबी। गरीबी इज दी रीजन फॉर एवरी बैड रीजन्स देयर। ठीक है, सारी खराब चीज़ों का एक ही कारण है, गरीबी। ठीक है, दूसरा है कोई ऐसी जगह जहाँ पे कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज ना हो तो ट्रैफिकिंग कर दिया जाता है। देन आपके इनसिक्योरिटीज़, एक्सक्लूशंस, सोसाइटी के अंदर आपको कितने लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है, सो दे आर कम्प्लीटली इनसिक्योर, उन्हें यूज़ कर दिया जाता है। ठीक है, देन अनएम्प्लॉयमेंट, नेक्सस एक ग्रुप बनाया है, पॉलिसीज आउटडेटेड है, चीप चाइल्ड लेबर इंडिया के अंदर है, प्लस लोगों में अवेयरनेस नहीं है। सो ये सारे रीजंस है ट्रैफिकिंग के। गवर्नमेंट की क्या एफर्ट है? गवर्नमेंट ने स्ट्रेंथन आउट कर दिया है अपने एफर्ट्स को टू स्टॉप दिस, और उसी के अंदर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग के साथ गवर्नमेंट ट्रेन कर रहे हैं अपने लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को, स्पेसिफिकली इन दी 4 स्टेट। 2 साल का ये प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र, गोवा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट के अंदर वो एनफोर्समेंट एजेंसी कम्प्लीटली इसे ट्रैप रोकने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरा है एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग जो आपकी होम मिनिस्ट्री करती है, बिकॉज दिस इज व्हाट स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस उसके अंदर आता है। तो एक दूसरे के अंदर एक जगह पे ही नहीं होता ट्रैफिकिंग, एक से दूसरी जगह जाता है। सो उन लोगों के अंदर एक कोऑर्डिनेशन हो, उसके लिए एक मीटिंग की जाती है। जो भी ऑफिसर्स इस डिवीजन में काम करते हैं वो इग्नू सर्टिफिकेट कोर्स पहले करे। ठीक है, एक डेडिकेटेड ट्रैफिकिंग सेल भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आ चुका है। वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया, और एक और स्कीम है उज्ज्वला स्कीम, जो क्या है, जो भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है फॉर द विक्टिम्स। उन्हें क्या करना है? रेस्क्यू करना है, रिहैबिलिट करना है, रीइंटीग्रेट करना है एंड रिपाट्रिएशन ऑफ विक्टिम जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड हुए हैं। उन्हें फूड दो, शेल्टर दो, काउंसलिंग दो, स्किल्स दो और सोसाइटी में वापस से रिहेबिलिट करो। सो उज्ज्वला स्कीम मेजर स्कीम आपकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को है। और एक और आ गई है ऑपरेशन आहट। ठीक है, सो वे फॉरवर्ड क्या है? मेजरली एक एंटी ट्रैफिकिंग लॉ ज़रूरी है एंड इट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट, हम हर एक इंसान का एक फंडामेंटल राइट है, और अगर कोई इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है दैट मीन्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रियलाइज ही नहीं हो रहा। हम आने वाले 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस के अंदर आ रहे हैं, एंड ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों को एक अच्छी लाइफ की ज़रूरत है, हमें देना है 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो कहीं ना कहीं ये एक्टिविटीज़ को रोक के क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना है। Now the question, consider the following statement.
Gharial are found in North Indian rivers of Ganga, Yamuna, Chambal and their tributaries. Second is, in India, Gharial were reintroduced in the Beas Conservation Reserve. Which of the following statement are correct? 1, 2, both 1 and 2, neither 1 or not 2. So अपना आंसर कमेंट सेक्शन पे डालिए, सोचिए क्वेश्चंस के बारे में. आई होप आप लोगों ने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा. वेल, खुद से ही सोचो कि घड़ियाल कहाँ मिलता है, कहाँ पे फाउंड होता है. यस, इट डज फाउंड इन रिवर गंगा, यमुना, चंबल एंड देयर ट्रिब्यूटरी. रिवर के बेस है घड़ियाल. ठीक है. दूसरा, चंबल के पास उनकी कंजर्वेटरी भी है, वहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है, सेंचुरी टाइप. ठीक है. देन इंडिया में घड़ियाल रीइंट्रोड्यूस करा जा रहा है बियास कंजर्वेशन रिजर्व में. यही आपका आंसर है यहाँ से. यस, इट इज. ठीक है. सो आंसर इज सी. बियास कंजर्वेशन रिजर्व बेसिकली एम्बिशियस है पंजाब गवर्नमेंट का टू रीइंट्रोड्यूस घड़ियाल इन दी रिवर्स. ठीक है. दूसरा एक और क्वेश्चन है पुमडीज के ऊपर. पुमडीज आर सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड एक्सक्लूसिव टू द चिल्का लेक. During the monsoon season, whether the water level is high, the Pumdis touch the lake bed, and during the dry season, the Pumdis float. Pumdis are used by the local people for constructing their huts for fishing and other livelihoods. Options are given 1 and 3, 2, 3, 3 only, 1 to 3. Write down, select the options. पढ़ो Pumdis क्या है, सुना होगा आपने, कहाँ आया है, ज्योग्राफी के मैपिंग के अंदर का एक क्वेश्चन है. अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा. वेल, सबसे पहले फुमडीज आर सीरीज ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड. यस, केबुलामजो मणिपुर में. कौन सा लेक है? चिल्का लेक है वहाँ पे? नहीं, चिल्का लेक नहीं है. आंसर इज रॉन्ग. ठीक है. दूसरा है ड्यूरिंग द मानसून सीजन व्हेन द वाटर लेवल इज हाई. पानी हाई होता है तो फुमडी क्या लेक के बेड को टच कर पाएगा तब? नो, वो तो फ्लोट करेगा. जब ड्राई होता है तब लेक के बेड को टच करेगा. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. थर्ड, यस, पीपल यूज इट फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर हट फॉर फिशिंग. वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं एंड अदर लाइवलीहुड यूज. तो आंसर इज 3 ओनली. यू कैन सी ओवर हियर लोतक लेक मणिपुर के अंदर, वहाँ पे केबुल लामजो नेशनल पार्क है. ठीक है. फ्लोटिंग नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट है. नाउ सेस 2.0 क्या है? सेस वो देखना है. और ये 2.0 की क्या बात चल रही है? आपका GS 3 के अंदर का ही ये टॉपिक है. बेसिकली गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली बोला है कि वो सेस के लिए नया लॉ लेकर आ रहे, चेंजेस ला रहे अपने लॉ के अंदर. जो पुराना है उसी के अंदर. इससे क्या होगा? सेक्टर को बूस्ट मिलने वाला है. तो पहले तो समझना है सेस क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, कैसे शुरुआत हुई, क्या उसके फ़ायदे दिए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और क्या उसके इश्यूज है, और उसी के बेसिस में ये चेंजेस लाने की बात चल रही है. ठीक है. सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले एशिया के अंदर कांडला स्पेशल इकोनॉमिक मतलब एक्सपोर्ट, ऐसा जोन जहाँ पे एक्सपोर्ट के बेसिस पे बनाया जाता है कि आप यहाँ से सीधा बाहर एक्सपोर्ट करो. ठीक है. सो कांडला वॉज द फर्स्ट. देन इंडिया के अंदर SEZ पॉलिसीज अनाउंस की थी, पॉलिसी अनाउंस की थी 2000 में. उसी के ही चलते 2000 से 2006 तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन फंक्शन आप करने लगे. 2005 में जाके इसका एक डेडिकेटेड एक्ट आता है. ठीक है. मेजरली क्या है, हमारे कंट्री के ऐसे एरियाज़ में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया है जिसको हम कंसिडर करते हैं ऐसी टेरिटरी जो सिर्फ एक्सपोर्ट करेगी. ठीक है. वहाँ पे उन्हें बहुत सारे फायदे हैं. एक हम उसे बोलते हैं बाहर की टेरिटरी, आउटसाइडर, फॉरेन टेरिटरी की तरीके से हम उसे यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? अब इतना याद रखना, स्पेशल दिया गया है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना है. कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट. अगर हम ऐसा एरिया खोल दें जहाँ पे बहुत ज़्यादा सब कुछ फैसिलिटीज़ हो, टैक्स वैक्स कुछ नहीं हो, तो इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा आएगा वहाँ पे. अब इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा? इकोनॉमी बूस्ट होगी. दूसरा, एम्प्लॉयमेंट भी तो लोगों को मिलेगा. ठीक है. सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, प्लस
इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वहाँ पे डेवलप होगी और टेक्नोलॉजीज भी आएगी। उसी की नज़र पे सेस की एक पॉलिसी और एक्ट बनाया गया था। जो भी एरिया को सेस बोर्ड फाइनल करता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अनाउंस करते हैं। तो जब सेस अनाउंस हो जाता है तो वहाँ पे अलाउ करते कोई भी यूनिट को सेटअप करना। अब इंडिया के लिए सेस के अंदर क्या इंसेंटिव्स है? सबसे पहले टैक्स कम्प्लीटली फ्री, ठीक है, 5 साल तक। फिर आने वाले 5 साल के लिए उन्होंने 50% कर दिया और फिर आने वाले टाइम के अंदर जो उनका 50% प्रॉफिट है वो वापस से कंपनी के अंदर ही डाले। प्लस ऑल्टरनेटिव जो टैक्स है, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स मैट, वो एग्जेम्प्टेड है। देन आपका जीएसटी वो सब भी स्टेट गवर्नमेंट जो लगाती है वो एग्जेम्प्टेड है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी के जो भी चार्जेस आते हैं, ड्यूटीज आते हैं, वो भी एग्जेम्प्टेड है। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस, ड्यूटी फ्री है। आप वहाँ पे सेस के अंदर, अब सेस के अंदर सारी चीज़ें तो अवेलेबल नहीं है, कुछ बनाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए तो बाहर से आप इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटी लगती है वो भी सेस एरिया में फ्री है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ है नहीं, तो आराम से इंपोर्ट फ्री में लिया है, बना दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, टैक्स फैसिलिटी सब कुछ है। तो क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा तो वो पैसा कहाँ आएगा, रिजर्व में, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे प्लस टेक्नोलॉजीज आएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी, उसी के लिए बेसिस पे सेस बनाया गया था। वहाँ पे कस्टम ऑफिसर्स भी है, काम करते हैं। सेस के लिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कंसेशन रेट पे लैंड्स देती है और सारी अब तक प्लग एंड प्ले मॉडल सब कुछ शुरू कर दिया। बट विद इन अ टाइम सोचा था कि एक्सपोर्ट सब कुछ बूम होगा, पर वैसी एक्टिविटीज़ हुई नहीं। सेस को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई। जो रूल्स रेगुलेशन थे कि ये यूनिट्स पे यही बनाया कि ये एरिया खाली पड़ा रहेगा तो कोई यूज़ दूसरी यूनिट्स नहीं कर सकती है, तो उससे क्या है, लैंड आदि अनयूटिलाइज है, एमएसएमईज आके कुछ कोई और काम के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है, हम लोग फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ, तो एफटीए के बेसिस पे तो जो सेस क्या है उसको हमने ले लिया है एक फॉरेन टेरिटरी, और इंडिया का जो बाकी का हिस्सा है वो क्या है, डोमेस्टिक। तो सेस से कुछ भी सामान इंडिया के अंदर इंपोर्ट कंसिडर किया जाता है, तो उसके ऊपर अलग से चार्जेस लगते हैं। बट एट द सेम टाइम बाकी की जो फॉरेन कंट्रीज़ है वो भी इंडिया के अंदर जब इंपोर्ट्स करती है चीज़ें, हम मंगाते हैं, ठीक है, तो वो एफटीए के अंदर उनको कम रेट्स में या फ्री में आ जाता है, तो सेस के लिए तो ये तो घाटा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के वजह से गवर्नमेंट एंड प्लस वर्ल्ड बैंक IMF के रिपोर्ट्स को देख के लगा कि कोविड से पहले भी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ नहीं है सेस से, आफ्टर कोविड भी इतना नहीं हुआ है, और भी इश्यूज़ है। इसलिए एक कमेटी मेजरली बनाई गई थी, बाबा कल्याणी कमेटी। उनके जो रिकमेंडेशंस थे उसी को ही कंसिडर करके अब ये चेंजेस आने वाले। तो क्या रिकमेंडेशंस है वो हम देख लेते हैं ना। देर आर समथिंग अराउंड 376 सेस जो अनाउंस किया है, उसमें से ऑपरेशनल सिर्फ 270 है, ठीक है, एंड कुछ अराउंड 25% इंक्रीज हुआ गया है पीरियड। अगर हम देखें $93 बिलियन, UN सितार्ट का रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि सेस का जो एक्सपोर्ट है इतना फास्ट अब नहीं है, और जो ये हॉलीडेज अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का बीच में आया था कि सेस एरिया से हम जो टैक्स बेनिफिट थे अब वो हम हटा रहे हैं, तो क्या हुआ, दे वर लाइक गोइंग अप, क्यों, अब यहाँ पे कुछ फ़ायदा ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं उस वो सेस एरिया का जो इम्पोर्टेंस था वो जा रहा था, एंड उसी के बेसिस पे फिर कमेटी बनाई गई और जो भी इश्यूज थे उसे सॉल्व आउट करने की कोशिश की। ना बाबा कल्याणी कमेटी द पर्सन, उन्होंने बोला कि पहले तो हमें चाइना से सीखना है। चाइना ने सेस को सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए नहीं बनाया, दूसरी एक चीज़ है कि वहाँ से जो चीज़ डोमेस्टिक में आती है उसके रेट्स बहुत कम कर दिए, ठीक है, क्यों, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो हमारा टेरिटरी है डोमेस्टिक टेरिटरीज, उसी टेक्नोलॉजी से हम और आगे बढ़ सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कर सकते हैं। तो पहले तो इसका नाम बदलो, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनक्लेव कर दो, सेस से हटा दो। दूसरे उसने उन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट ग्रोथ जो हमारा फ्रेमवर्क था उसे शिफ्ट कर दो, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी ग्रोथ करना है, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करना है, मेजर जो ब्रॉड एस्पेक्ट है वो देखो। तीसरा उन्होंने बोला कि जो रूल्स रेगुलेशंस है सर्विस एंड गुड्स के लिए अलग कर दो। उन्होंने बोला जो वो टैक्स के हॉलीडेज थे उसे अभी फ़िलहाल और टाइम के लिए रखो, और एक सनसेट क्लॉज भी रख दो, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दो, सनसेट क्लॉज भी रख दो। प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए सेज एरिया के अंदर, एंड एक मेजर रेगुलेटर हो जो सेज एरिया को देखे, अलग अलग रेगुलेटर नहीं, एक ही यूनिफाइड रेगुलेटर हो। प्लस जो भी डिस्प्यूट हो सेज एरिया में तो पहले ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन या कमर्शियल कोर्ट से हो। ये सारी उन्होंने रिकमेंडेशन मेजरली बाबा कल्याणी कमेटी ने दी है।
आप लिख लीजिएगा। सेस के रिगार्डिंग ये मेजर आपके रिकमेंडेशंस आंसर्स में होने चाहिए। नाउ बजट में हाल फिलहाल बोला गया है कि दे आर प्लानिंग टू रिवैम्प दिस होल सेस, और उसी के नज़र पे कहीं ना कहीं बूस्ट होने वाली इकोनॉमी और स्टेट्स को क्या बोल दिया है, पार्टनर्स, स्टेट विल बी द पार्टनर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब। सो एक प्रॉपर अच्छा लॉ बनाया जाएगा जिसके अंदर एक कंप्लीट सिंगल क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एवरीथिंग विल बी कंसिडर। प्लस जो एरियाज थे आपके वहाँ पे डोमेस्टिक यूनिट्स, वहाँ जाके अपना, अगर यूनिट्स के आसपास का एरिया खाली है देन डोमेस्टिक कैन कम, जो पहले नहीं था वो सजेशंस अब एड ऑन कर दिया गया है। अभी फॉर एग्जांपल सेज यूनिट्स टू डू जॉब वर्क फॉर डीटीए, जो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, उनको कुछ काम होता है तो सेज को दे सकते हैं, पहले नहीं था अब कर सकते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पूरा रिवैम्प करने की सेज की कोशिश है ना। प्रिविलेज मोशंस, एमपी फ्रॉम तेलंगाना ने एक प्रिविलेज मोशन सबमिट करने की बात की है अगेंस्ट पीएम रिमार्क रिगार्डिंग आंध्र प्रदेश बाइफर्केशन। जो आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ है, बीएम ने कुछ उसके ऊपर रिमार्क दिया है और वो कहीं ना कहीं प्रिविलेज के खिलाफ है। जो एमपीस या मेजरली आपके लोगों, हमारे पार्लियामेंट्स के डिग्निटरीज है, उन्हें ये प्रिविलेजेस मिला जाता है, और अगर कोई इसका ब्रीच करता है तो कोई भी प्रिविलेज मोशन पास कर सकता है। तो क्या है, पहले तो प्रिविलेज मोशन, कहाँ रूल्स दिए गए हैं, क्या है स्पीकर एंड चेयरपर्सन का काम ना। प्रिविलेज मोशन अगर पास होता है तो क्या होता है, ये पार्लियामेंट कमेटी का क्या काम है, एंड संविधान के प्रोविजन, ठीक है। सो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रिहेंसिवली आपके प्रीलिम्स के अंदर भी काम आएगा एंड इन योर मेंस। तो GS2 का ये प्रोविजन है ना। सबसे पहले प्रिविलेज मोशन क्या है, अभी जो हमारे MPs है, ठीक है, पार्लियामेंट के जो डिग्निटरीज है, उनको प्रिविलेजेस है, ठीक है। अगर किसी को अपना काम करना थोड़ी प्रिविलेजेस देनी पड़ेगी, अगर नहीं होगी तो फिर कोई इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रिविलेजेस क्या है कि दे हैव फ्रीडम टू स्पीक एनीथिंग इन दी पार्लियामेंट, एनीथिंग मतलब लिमिट में जो है रूल्स के अंदर वो बोल सकते हैं। कोर्ट में उनके लिए उनके स्टेटमेंट्स पे कुछ एक्शन नहीं दिया जाएगा। प्लस वो अपनी मीटिंग खुद से कर सकते हैं, कमरे में, बंद कमरे में भी कर सकते हैं। एंड एक और इंडिविजुअल बेसिस में दिया है कि जब पार्लियामेंट सेशन में होने वाला है तो उसके 40 दिन पहले या 40 दिन के बाद कोई अरेस्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। प्लस एक और चीज़ दी गई है कि अगर पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में है तो किसी पर्सन का अरेस्ट बिना स्पीकर के पूछे नहीं हो सकता है। सो बहुत सारी प्रिविलेजेस दी गई है थ्रू दी आर्टिकल 105 जो पार्लियामेंट के लिए है, और उसी के अंदर आपके अटॉर्नी जनरल को भी पावर दिया गया है कि वो दो मेंबर ना हो बट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटीग्रली पार्ट कहलाते हैं, वो पार्टिसिपेट पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ के अंदर कर सकते हैं, बस वोट नहीं दे सकते, ठीक है। सो ये सारे प्रिविलेजेस है। अगर कोई इंसान इन ये सारी इम्यूनिटीज़ को डिसरिगार्ड करता है, चाहे खुद मेंबर हो या बाहर के भी हो, स्ट्रेंजर्स हो, आउटसाइडर्स, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस माना जाएगा, ठीक है। अगर जब हाउस प्रोसीडिंग है और उसकी बात नहीं सुन रहे कोई, तो वो क्या होता है, कंटेम्प्ट के अंदर आता है। सो बट बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा रिजर्व द राइट टू पनिश एनी एक्शन ऑफ कंटेम्प्ट, नॉट नेसेसरीली ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, बट कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हुआ हो तो ले सकते हैं। सो दैट इज द प्रिविलेज मोशन। नाउ कहाँ इसका रूल मेंशन है, तो दोनों बुक्स के अंदर रूल्स मेंशन है, लोकसभा रूल बुक एंड राज्यसभा की भी रूल बुक। लोकसभा की रूल बुक रूल नंबर 222 चैप्टर नंबर 20 में मेंशन है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो रूल नंबर 187 चैप्टर नंबर 16 में मेंशन है। सो कोई भी पर्सन, क्या है इसका प्रोसीजर, कोई भी MP को लगता है कि ये प्रिविलेज का ब्रिज है, कुछ हुआ है, देन दे कैन सबमिट देयर क्वेश्चन, दे कैन रेज द क्वेश्चन ऑफ ब्रीच एंड सबमिट कहाँ पे जाके करेंगे, ये नोटिस देंगे चेयरपर्सन और स्पीकर को 10 बजे से पहले दे देना है, ठीक है। देन ये ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा फील हुआ है तो क्या होगा, विल गोइंग टू सी, देन आपके जो स्पीकर है वो सब देखेंगे। तो बेसिकली कोई भी हाउस चल रहा है, उसको इंटरवेन कर रहे हैं या किसी के लिए कुछ जैसा रिमार्क करते हैं, उसको प्रिविलेजेस के अंदर आया जाता है। और रूल बोलता है पहले तो नोटिस देना, नोटिस इतने बजे से पहले आ जाएगी, उसके बाद स्पीकर एंड चेयरमैन उससे पहले स्क्रूटिनाइज करते हैं, ठीक है। अब इस प्रिविलेज मोशन के अंदर एक और चीज़ दी गई है
कि रिसेंटली जो एक्टिविटीज़ हुई है उसी के बेसिस पे ये मोशन पास किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 10 साल पहले की चीज़ें लेकर आओ। नाउ हमारे स्पीकर, हमारे चेयरमैन, ये फर्स्ट लेवल है स्क्रूटिनी करने के लिए कि ये सही है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है सही है तो प्रिविलेज मोशन पास करने की बातें शुरू हो जाती है। अगर उन्हें लगता है नहीं है तो वहाँ ही डिस्कार्ड हो जाता है। दूसरा, अगर उन्हें लगता है कि इसके लिए एक कमेटी है उसे ये दो, तो वो जाके चेक करे तो दे कैन शिफ्ट। सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑन देयर डिस्क्रिशन। ठीक है ना। अगर लगता है कि भैया सही है सबमिट कर दो, तो जिसने ये रेस किया है क्वेश्चन वो अपना एक शॉर्ट स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग देगा। अगर स्पीकर, चेयरमैन रिफर द मोशन टू अ पार्लियामेंट कमेटी, तो क्या होता है, अगर लोकसभा का है तो लोकसभा के जो स्पीकर है वो पार्लियामेंट कमेटी बनाते, 15 मेंबर की होती, 15 मेंबर्स होते हैं उसके। दे इंक्वायरी ऑन दिस थिंग एंड रिपोर्ट फाइनली हाउस में ले डाउन करते हैं। ठीक है, और वही रिपोर्ट के बेसिस पे डिस्कशन होके रिजोल्यूशन पास करना नहीं करना उस भी होता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें अपर हाउस की तो 10 जने होते हैं एंड आपका डेप्यूटी चेयरमैन उसके हेड होते हैं। ठीक है, नाउ हाउ प्रिविलेज मोशन हैज बीन पास्ड इन दी पार्लियामेंट अर्लियर। ऐसा नहीं है पहली बार कुछ हो, ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले भी कितने एमपी या उन सबको निकला है। फॉर एग्जाम्पल सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट केस था इंदिरा गांधी जी का, इमरजेंसी। ठीक है, तो कमेटी, पार्लियामेंट कमेटी में भी गया था एंड उन्हें लगा था तो निकाल दिया गया था। होम मिनिस्टर चरण सिंह हैज मूव अ रिजोल्यूशन, उन्होंने मूव किया था ब्रीच ऑफ प्रिविलेज अगेंस्ट हर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक कमेटी बहुत पहले बनाई थी गवर्नमेंट ने, जस्टिस शाह कमेटी, और उन्होंने बोला था कि कुछ ज़्यादा एक्सेस हो गया, उसी के बेसिस में उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था एंड एक्सेप्ट हो गया एंड शी वॉज फाउंड इन द फॉल्ट और उन्हें हटा दिया गया था। ठीक है, एक्सपेल कर दिया गया था हाउस से। एक्सपेल कर सकते हैं, आपको फिर पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, जेल भी हो सकती है, बाहर के हो या तो अंदर पार्लियामेंट के भी हो ना। एक और थे बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी, उन्हें भी एक्सपेल किया गया था 1976 के कुछ पार्लियामेंट के लिए कुछ खराब फॉरेन पब्लिकेशन में उन्होंने इंटरव्यू में बोल दिया गया था। एक एडिटर जनरल थे ब्लिट्स के आर.के. करन जी, उन्होंने जयप्रकाश नारायण के लिए कुछ ऐसा बोला गया था एंड शी वॉज वेटरन प्लस एमपी भी थे, तो कहीं ना कहीं प्रिविलेज मोशन उनके लिए भी पास आउट हुआ था। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 105 जो पार्लियामेंट्स डिग्नेटरीज के लिए है। स्टेट लेजिस्लेशन की बात करें तो आर्टिकल 194 जो इसको एम्पावर करता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। आपके मैपिंग के क्वेश्चन जैसे भी आते हैं। नंदा देवी ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर एंड बंदरपुंज ग्लेशियर्स। आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पे कोड लिखे हैं, यू कैन सी एंड आंसर देम। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर डाल दीजिए। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर भी है, उत्तराखंड। ठीक है, सो उत्तराखंड के ग्लेशियर्स के नाम बात है तो वो तो सही है आंसर। सो 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट, ये नहीं है। ठीक है, नुब्रा कहाँ है? नुब्रा नदी पता है ना, इंडस रिवर सिस्टम, तो कश्मीर में, उत्तराखंड में है नहीं। वो भी कहाँ पे? गिलगित के एरिया के पास चली जाती है। ठीक है, सो सेकेंड इज रॉन्ग, तो ये तो चला गया, तो अब तो बचता यही 2 है ना। थर्ड मेन आपका आंसर वहाँ से ही पता चल जाता है। जेमो ग्लेशियर पता हो तो, जेमो ग्लेशियर बेसिकली सिक्किम का है, उत्तराखंड का नहीं है। सो थर्ड रॉन्ग है, तो आंसर क्या होता है? 1 and 4। उत्तराखंड के 2 ग्लेशियर, नंदा देवी एंड बंदरपुंज ग्लेशियर। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये क्या है इनिशिएटिव, उसके स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इट इज एन एक्रीडिटेशन प्रोग्राम दैट विल इनेबल हॉस्पिटल टू गेट अ ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टैग। द इनिशिएटिव इज फॉर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल। इट इज द इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। भी आंसर बताना है, आंसर अपना कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आंसर सबसे पहले, इनिशिएटिव पब्लिक और प्राइवेट के लिए नहीं है, सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे
जन्म होके 1 घंटे के अंदर बच्चे को फीड किया जाए, वो प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। वो माँ प्रोग्राम का पार्ट है, जो आपके होम मिनिस्ट्री ने वो माँ प्रोग्राम इनिशिएट किया था। बट ये वाला बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया है। सो आंसर थर्ड इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। सो आंसर विल बी दी 1। सो आपका आंसर 1 ही है, ठीक है। सो ये टैग दिया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो ब्रेस्ट फ्रेंडली है, ठीक है। 1200 हॉस्पिटल है। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ इंडिया। क्लियर? नाउ रिवाइविंग द केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। रिसेंटली द हिंदू के अंदर एक आर्टिकल आया गया था शशि थरूर जी का, और एक और जी थे विनोद के, आई डोंट रिमेंबर द सरनेम, बट बहुत ही मस्त आर्टिकल दिया गया था रिगार्डिंग दी रिवाइविंग द केरला मॉडल। नाउ केरला को कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक ऐसा स्टेट माना जाता है जहाँ से पीपल यूज टू कंपेयर इट, ठीक है। डार्लिंग्स ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ सब कुछ बहुत अच्छी है। सो ये डार्लिंग ऑफ इकोनॉमिक कंट्री जो मेजरली हमारे हेल्थ की बात कर लो, क्वालिटी सेक्टर की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, सारे स्टेट उनसे सीखते हैं। जो स्टेट बहुत कमज़ोर है वो ऊपर आने की कोशिश करता है, वो भी स्टेट केरला मॉडल से सीखता है। ना ही सिर्फ केरला मॉडल से ये स्टेट सीखते हैं, बट यूरोपियन कंट्रीज आके सीखते हैं कि किस तरीके से हाउ दे हैव एनहांस ऑन दिस सेक्टर्स, ठीक है। बट हमारी ये जो डार्लिंग कंट्री है उस पर क्वेश्चन मार्क हो रहे हैं, इसके मॉडल के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो रहा है, उसी को ही रिवाइव करने की बात हो रही है ना। जो उसके स्ट्रॉन्ग है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, आज वही स्ट्रेंथ उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है। अब क्या है, कैसे है, हम वो देखते हैं। सो दिस इज मेजरली द मैप ऑफ द केरला, ठीक है। नाउ क्या कंसर्न है मॉडर्न का, पहले तो याद रखो केरला हैज़ द हाईएस्ट बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। एजुकेशन में अच्छा है, प्लस हेल्थ सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। थर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसलिए क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म वो सब भी बहुत अच्छा है, ठीक है। बट वही मॉडल्स जो उनके हैं, ये शुरू किया गया था जब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो 1950 के अराउंड के बाद से ही केरला के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट इन सारे फैक्टर्स पे डाला था, एंड उसी की वजह से केरला का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट ऑल दिस सेक्टर डजंट इंक्लूड हाई इंडस्ट्रीज टू सेटअप इन केरला। इंडस्ट्रीज नहीं, अभी एजुकेशन है, पढ़ लिया, पर इंडस्ट्री नहीं है तो जॉब कहाँ से मिलेगी। सो लो एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अभी फिलहाल में कुछ न्यूज़ में था, दे वर द 4 फीमेल्स हु वर वर्किंग फॉर ISI एंड दे वर सपोर्टिंग इट बाय गरीबी, ठीक है। आप पढ़ लिए, सब कुछ है, बट जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, खाने के लिए इनकम नहीं है, तो क्या करेंगे। अगर कोई 1 लाख रुपए दे देगा तो आप उसके लिए भी काम करने के लिए रेडी हो जाओगे। दैट वॉज द सिचुएशन राइट नाउ इन द केरला, ठीक है। पीपल डोंट हैव एम्प्लॉयमेंट ओवर देयर, प्लस इनकम नहीं है, सो फूड इंटेक भी कम है। अल्कोहलिज्म रेट भी बढ़ रहा है, हाईएस्ट सुसाइड वर्ल्ड का वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका रेमिटेंस पे ही केरला चल रहा है, ठीक है। देन ओवर डिपेंडेंट ऑन दी रेमिटेंस। सो कहीं ना कहीं जो सोशल फैक्टर्स जिसे बोला जाता था उनका लस्ट, वो लस्ट आज फेड हो रहा है, और वो जो उनके थ्रेट्स है, एनवायरमेंट थ्रेट्स एंड सोशल थ्रेट्स, आज केरला फेस कर रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं देखा गया कि उनका स्ट्रेंथ क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, तो सबसे ज़्यादा एजेड पॉपुलेशन थी। बट कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा हाई डेथ रेट भी केरला में मिला है। नाउ स्टेटस अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, सो हाईएस्ट लिटरेसी इंडिया के अंदर केरला के अंदर है, ठीक है। बट वो लिटरेसी का फ़ायदा नहीं लिया है। दे कैन यूटिलाइज एज अ हब ऑफ नॉलेज ओवर देयर, जो नहीं लिया। एक मरीन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का हब बना सकते हैं। सो लिटरेसी तो है बट जॉब नहीं है। दूसरा, केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे गांव गांव के अंदर भी लोगों के घर पे इंटरनेट, कंप्यूटर, फ़ोन, सारी फैसिलिटीज़ है। टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी भी की जाती है। पर ये देखो, आयरनी इधर देखो, 28 स्टेट में 9वें स्थान पे आता है। इतना एजुकेशन होके, इतनी अच्छी हेल्थ होके, फिर भी पर कैपिटा इनकम में वो 9th में आता है। कितना कम है, ठीक है। सो केरला बिकॉज ऑफ कोविड-19 कहीं ना कहीं इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, एंड उसी के ही चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से भी ज़्यादा है, 9%। अब
आपका नेशनल है 6%, और कोविड की वजह से, लॉकडाउन और उस सारी की वजह से फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट की काफ़ी बढ़ चुकी है, और इसलिए ये आर्टिकल आया है कि इट इज़ अ हाई टाइम टू रिवाइव दिस केरला मॉडल। लोग सीखने जाते हैं पर वही मॉडल आज केरला के लिए क्वेश्चन मार्क बन चुका है। नाउ हाउ टू रिवाइव दिस मॉडल? तो सबसे पहले सोशल नहीं, स्मार्ट सोशियो एंड इकोनॉमिक मॉडल होना चाहिए। पढ़ा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करे, पर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड करो, वो नहीं है। उसके लिए क्या करो? वोकेशनल ट्रेनिंग दो, हायर एजुकेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करो, कुछ हब्स बना दो, नॉलेज इकोनॉमी बनाओ, ठीक है। एनवायरमेंट रिगार्डिंग गुड गवर्नेंस के अंदर केरला गॉट द टॉप इन 2019, आपका पब्लिक गवर्नेंस के जो रैंक निकलता है, ठीक है। सो बेसिकली फॉर एग्जांपल पब्लिक अफेयर इंडेक्स के अंदर 3 बेसिस पे निकलता है, इक्विटी, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, जिसके लिए केरला को मिला गया था। ये पब्लिक अफेयर सेंटर एनुअली निकालती है, ठीक है। नाउ एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन है, हमें क्या इंप्रूव करना है? हायर एजुकेशन। एक अलग अलग हब बना दो, रीजनल हब्स, ठीक है। फिर आ जाता है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन हमने वहाँ पे देखा, वहाँ पे कंप्यूटर्स है, वो सब कुछ है। वी शुड लर्न फ्रॉम द सिंगापुर मॉडल ओवर देयर। सिंगापुर में क्या है? एप्स है, यहाँ पे टेली मेडिसिन का पोर्टल, यहाँ पे ऐप कर दो और एनहांस कर दो, रीच बढ़ा दो, ठीक है। हेल्थ सिस्टम के लिए केरला बहुत माना जाता है, बट ड्यूरिंग कोविड दे हैव गार्डेड डाउन, क्योंकि इतनी हालत खस्ती हो गई थी, पीपल आर मूविंग नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम की जो प्रैक्टिसेस थी केरला की, वो वर्ल्डली लोग सीखते हैं, बट दिस टाइम दे down because infection, skyrocket death, everything has been increase up। तो क्या हुआ है? Sustaining the edge on the health sector। health sector जो है उसको हाई पॉलिसी बिल्डअप करना पड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज उसी में भी बढ़ानी पड़ेगी। देन अगर हम बात करें केरला में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस सबसे ज्यादा है, कुदमश्री मॉडल ऑफ द, ठीक है। आशा हेल्थ वर्कर जो स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम को वहां पे कर रहे हैं, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड? Still required for public expenditure on health and development local self-delivery system. What Kerala is right now facing is they don't have higher number of industries over there कि job मिल सके, ठीक है। So वो बाहर जाते हैं, अब बाहर जाते तो यहाँ पे कौन रह जाता है? aged people, and because उनकी social securities पे question marks आ जा रहे हैं। No, high rates है उनकी life expectancy, but certain infection can make the risk for them, ठीक है। फिर एक और चीज हमने देखी, फ्लड आया था केरला में, तब क्वेश्चन मार्क आ जाता है इको एनवायरमेंट सेंसिटिव जोन ESZ। जो माधव गडगिल कमेटी की जो रिपोर्ट्स थी, जो उन्होंने बोला था, उसे कंसिडर नहीं किया गया, एंड कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट्स को कंसिडर किया है। सो इट्स अ हाई टाइम फॉर केरला टू कंसिडर द इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन। जो डैम्स में से पानी कब निकलना, प्लस जो स्ट्रीम्स है उसके ऊपर कितनी तो बिल्डिंग्स बन चुकी है, फ्लड प्लेन्स के ऊपर बन चुके हैं, सो वो डिटोरिएट हो रही है, सैंड माइनिंग्स एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग काम करना है। एंड कहीं ना कहीं 130 नेशन कमिटेड है COP26। सो अगर स्टेट काम करेगा तो एज अ नेशन काम होगा। सो ये आर्टिकल का कहीं ना कहीं कहना ये है, इट इज़ हाई टाइम फॉर द केरला टू वर्क ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, टू वर्क विथ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस इन अ सस्टेनेबल वे, एंड सोशल सेक्टर पे और काम करना है। तीसरा, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट पे भी काम करना है। सो जो माधव गडगिल की रिपोर्ट है उसके ऊपर फिर से सोचने की ज़रूरत है। उन्होंने 3 जोन्स बनाए थे, ESZ1, ESZ2 एंड ESZ3। तो ये 2 जोन पे नो गॉन जोन है, कोई नहीं कर सकता, एंड दैट्स द रीजन स्टेट वर अपोजिंग कि फिर हम काम कैसे करेंगे, हाउ वी विल वर्क। वेस्टर्न घाट बहुत बड़ा है। नाउ इम्पैक्ट क्या होगा? मेजरली 2 चीज़ इस आर्टिकल में दी है, दैट द न्यू स्ट्रेंथ शुड बी रिलाई ऑन आपका पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, एनवायरमेंट मैनेजमेंट एंड सोशल आउटकम। उन्होंने बोला है, सी पॉलिटिक्स जो भी हो वो साइड में रखो, पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, बट वी हैव टू वर्क एज अ नेशन, और जब एक जगह बढ़ेगा तो एज अ नेशन उभर के आएगा। राष्ट्रीय इथलम, राष्ट्रीय नयनल मथी, whatever the politics, it is enough that the country be better। दूसरा श्री नारायण गुरु का एक बहुत अच्छा डायलॉग है, that is whatever his religion, it is enough that a man be good। कुछ भी रिलीजन हो, एक इंसान अच्छा होना चाहिए, और उसी के लिए केरला का रिवाइविंग
रीडेवलपमेंट मॉडल की ऊपर बात चल रही, केरला डेवलपमेंट मॉडल, उसे रिवाइव करने की ज़रूरत है ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 पैरामीटर्स. आई होप यू गाइज आर क्लियर. नाउ द क्वेश्चन इज फॉर यू गाइज, राइट डाउन. केरला is accepted as a development model whereas UP as a basket case. ठीक है, केरला को डेवलपमेंट मॉडल के लिए एक्सेप्ट किया और यूपी को बास्केट केस. What do you think such disparity exists between two states within India? Critically examine दोनों स्टेट में क्या डिफरेंस है वो आपको समझाना है. Now prelim focus series. Now we'll see the few articles over here and then we will conclude the session. Now चिंतामणि पडेया नाटकम, ये नाटकम बहुत पुराना है, इसे हाल फिलहाल आंध्र प्रदेश की सरकार ने बैन कर दिया गया है. क्यों बैन किया है वो हमें जानना है. तो पहले तो क्या है चिंतामणि नाटकम और आर्यव्यासा कम्युनिटी क्यों ऑब्जेक्ट की कि बैन हुआ इस प्ले को. ठीक है, सो ये आपका आर्ट एंड कल्चर GS1 के अंदर आता है. नाउ चिंतामणि नाटकम मेजरली ये लिखा गया था अराउंड 1911 के टाइम नारायण राव ने. 1920 बाय प्ले राइट कलाकुरी नारायण राव. ये बेसिकली एक सोशल रिफॉर्मर थे, उसी के बेसिस पे लिखा था. चिंतामणि एक कोटेशन थी. सुबी शेट्टी एक बिजनेसमैन था, उसके अंदर कोटेशन थी चिंतामणि और उसी के वजह से कहीं ना कहीं सुबी शेट्टी को एक वाइज मैन दिखाया गया है जिसने अपना वेल्थ फैमिली सब उस लड़की के लिए अट्रैक्शन में खो दिया है. ठीक है, चिंतामणि को बताया कि शी इज़ अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा और अपना साल्वेशन वो भजन करके करती है. ठीक है, बट ओरिजिनल जो प्ले था वो एक सोशल मैसेज था, बट विद द टाइम हम देखते हैं, हम कुछ बोलते हैं, आगे जाके वो मैसेज ही पूरा चेंज हो जाता है. सो ये एक एंटरटेनमेंट की पर्पज से बन चुका है और सुबी शेट्टी एक आर्यवैश्य कम्युनिटी को रिप्रेजेंट उस प्ले में कर रहे थे. तो कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी को एक बैड लाइट में ऑफेंसिव लैंग्वेज उस तरीके से हाईलाइट किया है, इसलिए ये कम्युनिटी ने कितने टाइम से पिटीशन फाइल की थी एंड फाइनली अब उसे बैन किया गया है. ठीक है, सो आर्यवैश्य कम्युनिटी का कहना है कि सुबी शेट्टी को एक मजाक बनाया है, उसको एक वाइस इंसान की तरीके से गिना है, उसकी वेल्थ को क्यों कैसे खो रहा है, प्लस उन्हें एक डार्क कलर में दिखाया गया है. कहीं ना कहीं रेशियल रेसिज्म या आप बोल सकते हो ऑफेंसिव लैंग्वेजेस भी यूज़ की गई है ड्यूरिंग दिस प्ले. एंड 100 साल होने वाले थे इस प्ले को और उसी के अंदर जो आर्टिस्ट थे उन्हें कुछ एक्सट्रीम लेवल में वल्गर लैंग्वेज और वो सब यूज़ कर लिया था और फिर तो ये हाई पॉइंट था एंड फाइनली गवर्नमेंट बैन दिस एक्ट. सो ढोल्स आपके ढोल बजाने वाले ढोल नहीं, ये ढोल्स बेसिकली वाइल्ड एशियाटिक डॉग है जिसे बहुत साल बाद ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद सेंट्रल एशियन नियरली आपके किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक जगह पे पाए गए हैं. ठीक है, पामेनॉट रेंजेस वहाँ से ही पास होती है. दिस इज द एरिया यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ पे जिंगजियांग प्रोविंस है और यहाँ पे पाए गए हैं. सो आपका GS3 का टॉपिक है. नाउ ये है एशियाटिक डोल्स, बेसिकली यूकेलिप्टस उनके ऊपर थ्राइव करते हैं और कार्निवोरस है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया, साउथ रशिया, साउथ ईस्ट एशिया हर जगह थे, बट आज सिर्फ और सिर्फ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं और थोड़े बहुत चाइना के अंदर. ठीक है, सो इंडिया के अंदर हम बात करें तो 3 क्लस्टर में वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया. मेजरली आपका कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है जो हाई करती है इनके कंजर्वेशन में. एंडेंजर स्पीसीज है, याद रखना एंडेंजर है. नाउ डोल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एज एन प्रेडेटर इन दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम. प्रेडेटर्स है, सो जो उनके जो प्रेडेटर्स खाने वाले हैं उनकी लाइफ कम हो रही है, इसलिए डोल्स एक क्वेश्चन मार्क में इधर आ रहे हैं. नाउ IUCN स्टेटस देख ले तो एंडेंजर है. यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वेंशन साइट के अंदर अपेंडिक्स 2 में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर आता है. तो इसे मार्क डाउन कर दो, क्वेश्चन आपके इसके आसपास आता है. डिफॉरेस्टेशन वन ऑफ द रीजन फॉर फॉरेस्ट कॉरिडोर्स, वो सब फ्रेगमेंटेड हो रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन, जो उनके प्रे है उंगुलेट्स, वो उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है. ठीक है, एंड परसिक्यूशन ड्यू टू लाइफ स्टॉक प्रिडेशन. अब लाइफ स्टॉक्स को बचाने के लिए आपके जो मेजरली आप बोल सकते हो हॉर्सेस, उन सबको वो प्रे करते हैं, डोंकीज एंड
राइनोस, उन सबको। सो आदि जो लाइफ स्टॉक है उन्हें सेव करने के लिए इन्हें प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। सो ये रीजन है उसके डिक्लाइनिंग के लिए ना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो फर्स्ट बेबी पे 5000 देते हैं फीमेल को, माँ को, सेकेंड बेबी अगर गर्ल हुई तो मिलेगा। सो उसी पे क्रिटिसिज्म है कि जो आपके एक्सपर्ट्स है वो बोल रहे हैं कि इसे यूनिवर्सलाइज कर दो। ऐसा थोड़ी ना होता कि गर्ल सेकेंड हो तो ही मिलेगा। फीमेल के लिए बनाया गया है कि वो बच्चे को ध्यान दे पाए, उसका जो बैज लॉस है वो कवर हो सके, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके GS2 के अंदर आता है डायमेंशन। पहले तो ये क्या है, कंसर्न क्या है एंड वे फॉरवर्ड। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 से मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है आपकी वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। मेजरली क्या होता है इसके अंदर, ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है पहले तो वो जाके रजिस्टर करे, 3 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पैसे देते हैं। पहले रजिस्ट्रेशन में थोड़ा देते हैं, फिर आप डेली हर महीने में एंटीनेटल चेकअप करवाते हो तब मिलेगा। एंड आफ्टर हैविंग बेबी आप जॉब पे ना जाओ, आप बच्चे का ध्यान रख सको, आपकी हेल्थ का भी दे सको, तब मिलता है। सो 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, ठीक है। सो मेजरली प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ डिलीवरी सिस्टम उसे बढ़ाना एक टारगेट था। दूसरा, आफ्टर प्रेगनेंसी जब वुमेन काम्स करने चली जाती है तो ब्रेस्ट फीडिंग हो नहीं पाता, सो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसका एक और टारगेट था। दूसरा जो चेकअप है, हैविंग टाइमली गेटिंग दी प्रॉपर ट्रीटमेंट, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई थी, ठीक है। नाउ कंसर्न क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पुअर परफॉर्मेंस है, कितनी फीमेल एक्सक्लूडेड है इसके अंदर है ही नहीं, प्लस टाइमली पेमेंट मिल नहीं रहा, अभी तक जितने भी है उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, लोग जो होंगे वो भी निकल जाएंगे, इसलिए पुअर परफॉर्मेंस आएगी। सो दैट आर दी इशूज। 9% डिक्लाइन हो चुके हैं पार्टिसिपेशन रेट। अब उसी के लिए बोला गया है कि पहले तो आप जो ये 5000 दे रहे हो ना वो यूनिवर्सलाइज कर दो, और दूसरा ये था कि भाई कंपेंसेशन जो उनका लॉस हो रहा था 12 वीक का, उससे यूनिवर्सल कर दो। 12000 मिलने चाहिए, ये 15000 मिलने चाहिए 12 वीक का, तो उतने दो, 5000 से तो क्या ही होने वाला है। सो अपने जो रेट्स है उसे बढ़ाओ, ये आपका वे फॉरवर्ड है फॉर दिस आर्टिकल। नाउ द लास्ट आर्टिकल, मिलान 22, इट इज़ द मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज जो शुरुआत की थी इंडिया के द्वारा। ऑलमोस्ट अंडमान निकोबार में हर एडिशन होता था, इस बार का एडिशन विशाखापट्टनम विजाग के अंदर है, जिसे बोला जाता है ईस्टर्न नवल कमांड हैंडल आउट करने वाला है। सिटी ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। पहले 4 लिटरल जो नेवीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था 1995 से शुरुआत, आज जाके कुछ 17 कंट्रीज ऑलमोस्ट पार्टिसिपेटिंग इन लार्ज नंबर, ठीक है। सो अंडमान से शिफ्ट हो चुका है विजाग, इंडिया की एक्सरसाइज है, मिलान नेवी एक्सरसाइज है, एंड मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। 2018 के अकॉर्डिंग कुछ 17 कंट्रीज ने अटेंड किया था। सो दैट्स इट, लेट्स वी कंक्लूड दिस सेशन ओवर हियर। थैंक यू गाइज।